ठीक, मैंने आपको सबसे पहले बोला ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए, इसमें ख़ास तौर पे आपको हिस्ट्री में काम आएगा और साइंस में काम आएगा। ये फर्स्ट है ल्यूसेंट जीके, ठीक है। दूसरी आप बर्नवाल कह रही हैं, बर्नवाल अच्छी किताब है, मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें उसमें बहुत अच्छी लगती हैं जो मुझे पूनम दलाल दहिया सतीश चंद्र की किताबों में नहीं मिलती। वो है राजाओं के बहुत सारे नाम हैं, मौर्य राजाओं और गुप्त राजाओं के जो नाम उसमें दिए गए हैं, जो बाकी की किताबों से विलुप्त हैं, उसको भी उठाकर उसने लिखे हैं। तो वो कुछ चीज़ें अच्छी हैं उसमें, लेकिन फैक्चुअल मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, कई जगह पे मिस्टेक। हम लोग उसमें से क्वेश्चन पेपर निकालते थे व्यापम के लिए, पीएससी के लिए, तो उसमें हमको ना जब हम आंसर की जारी करते थे तो बहुत कंप्लेंट्स आती थी कि इसमें ये आंसर गलत लिया गया, वो आंसर गलत लिया गया। तो कंटेंट टीम निकालती थी, वो मेरे पास आती थी चीज़ें, तो फिर मैं रेफ़र करती थी कि भाई कंटेंट टीम ने ये आंसर लिया है, बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि गलत आंसर लिया है। कहाँ से लिया? तो कंटेंट टीम बताती बर्नवाल के इस पेज से लिया। अब मैंने जब देखा तो उत्तर तो गलत दिया है, क्योंकि वो फैक्ट ही उसमें गलत दिया है। ऐसे मैंने 5-7 फैक्ट जब गलत देखे तो फिर मेरा थोड़ा भरोसा बुक से उठ गया। हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन भी थोड़ा अच्छे से नहीं दिया है, बट फिर मैंने मौर्य गुप्त राजाओं की डिटेल्स जब उसमें देखी तो मैंने देखा यार इसमें तो ऐसे ऐसे नाम भी दिए हैं, ऐसे फैक्ट्स भी जो अच्छी अच्छी किताबों बनी है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक किताब पे रिलाई नहीं कर सकते। पॉलिटी में आप अकेले लक्ष्मीकांत पढ़िए, आपकी नैया पार हो जाएगी, पीएससी यूपीएससी व्यापम सब में कोई दिक्कत नहीं, अकेले बस कोई दिक्कत नहीं, और कोई भी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में नहीं कर सकते। वजह यह है कि इतिहास के पन्नों में, इतिहास के गर्भ में दबी बातें स्पष्ट रूप से अभी तक हमारे को विदित नहीं हुई हैं। इतिहासकार अपने अपने अंदाजे लगाते रहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, और अपने अपनी रिसर्च के हिसाब से अपनी अपनी किताबें लिखती। अब इस वजह से ऑथेंटिक किताबों में भी हर एक में फैक्चुअल डिफरेंस आ जाते हैं। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, और उनको कंबाइन करके अगर किसी ने कॉम्पिटिटिव लेवल से लिखा तो उसने और ही तीसरी कुछ चीज़ लिखी। तो हिस्ट्री में ये बहुत आएगा, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में भी आएगा, इंडिया की हिस्ट्री में भी आएगा, और इस चीज़ को आपको एक्नॉलेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसलिए हम कहते हैं कि 2-3 किताबें रेफ़र करें हमेशा लॉन्ग टर्म के एग्जाम्स के लिए। अगर आप एक की जगह कई सारे व्यापम के एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या आगे जाके पीएससी वगैरह टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम देना ही है, तो आपको पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ना ही है। तो उसके लिए फिर 2-3 किताब अरेंज करके रखिए, कुछ लाइब्रेरी से इशू कराते जाइए, जब पढ़ते हैं आप एक आध खरीद करके रख लो। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, हिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बर्नवाल की किताब आप ले सकते हैं, एनसीईआरटी का संकलन, बताओ काफ़ी है, बिल्कुल उसी का नाम बताने वाली थी मैं। घटना चक्र हिंदी में तो आती ही थी बिहार की तरफ से, अब इंग्लिश में भी आने लगी है, तो वो बिल्कुल काफ़ी है। उसमें भी कुछ आंसर्स गलत लिए जाते हैं, देयर आर मेनी आंसर्स जो उसमें गलत लिए जाते हैं, बट अच्छी बात घटना चक्र की ये है कि ये जो पीवाईक्यू हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसमें ना सिर्फ हमारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, हर जगह के जो आयोग के आए हुए क्वेश्चंस हैं जो ही घूम फिर कर आपके व्यापम के एग्जाम में आते हैं वो उसमें मिल जाते हैं। तो व्यापम के लिए तो घटना चक्र में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उसे आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, 90% प्रोबेबिलिटी है कि उसी में से आएंगे। 99 तो नहीं बोल सकती मैं, 90% प्रोबेबिलिटी कि उसी में से आएंगे। 4 में से 3 क्वेश्चन उसमें से आना तय है, ये बात तय है, ठीक है। 4 में से 3 क्वेश्चन आप घटना चक्र ढूंढ लो, उसमें से उठा कर आया है। तो घटना चक्र एकदम बेस्ट बुक है हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी के लिए मैं इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि पॉलिटी के हमारे लेवल ऑफ क्वेश्चन हर दूसरे आयोग से ज़्यादा है, तो बेसिक प्रैक्टिस के लिए हम घटना चक्र कर सकते हैं। पर यहाँ एक छोटा सा एग्जाम, पियून भर्ती का भी एग्जाम जब लेता है ना वो, तो बड़े बड़े कूट वाले क्वालिटी क्वेश्चन पूछता है। तो घटना चक्र के जो दूसरे स्टेट है वो उतने डेप्थ में नहीं पूछते ना, तो वो लोग बेसिक प्रैक्टिस करवा देते हैं, वो भी काफ़ी है स्टार्टिंग के लिए, पर आपको वो लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बट हिस्ट्री के लिए घटना चक्र जो है वो सफिशियंट है, आप वहाँ टॉपिक वाइज दिया रहता है उसमें ऑब्जेक्टिव, और उसको कर लो आप, पूरा हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही एक्चुअली मैं बाद में बोलने वाली थी कि आप जब तक एग्जाम नहीं होता घटना चक्र उठाकर जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाओ, डिटेल नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा भी, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने पूछा करके सभी बुक्स के नाम मैं बता देती हूँ। बर्नवाल, तीसरी बुक मैंने अभी आपको बताई टीएमएच की, पूनम दलाल दहिया, ठीक है। ये आपका एंशंट और मिडिवल, प्राचीन और मध्यकाल के लिए है। चौथी बुक मैंने आपको बताई स्पेक्ट्रम, ये आपके मॉडर्न के लिए है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चलेगी, दोनों में से कोई एक भी ले लो। ल्यूसेंट में मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, पॉइंट्स अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद टीएमएच और स्पेक्ट्रम में ऐसा है कि ये मस्ट बुक्स हैं आपकी, ये एंशिएंट मिडिवल के लिए और ये मॉडर्न के लिए। अब मैं जो बता रही थी हायर एग्जाम्स के लिए जो आप बोल रहे हैं, और हिंदी मीडियम में ख़ास तौर पर
तो हिंदी मीडियम में एंशंट के लिए आती है RS शर्मा। तकरीबन PSC पढ़ने वाला हर व्यक्ति RS शर्मा लेकर रखता है, पर पढ़ता नहीं अपने जीवन काल में कभी। उसके पास सिर्फ ये रहती है किताब कि मैंने ये लिया हूँ, पढ़ता कभी नहीं। बट हर कोई उसको ताकीद करता है, क्योंकि एग्जामिनर्स के पास मुझे तो डाउट होता है एग्जामिनर्स भी कभी पढ़ते हैं कि नहीं, बस रखे रहते हैं। हाँ, इट इज़ वेरी वेरी, मतलब आप मान के चलो एक इतिहासकार है जो रिसर्च करके बैठा है, कहानी लिख रहा है, वो कहाँ से शुरू किया कहाँ ख़त्म किया उसे खुद नहीं पता, तो हम कैसे पता कर पाएंगे, ऐसा टाइप का। तो लेकिन यह है कि जो उसने रिसर्च किया है वो प्रमाणिक बहुत है, ऑथेंटिक। जब किताब की बात करते हैं ये किताबें आती हैं, फैक्चुअल मिस्टेक होने की इसमें कम चांस है। आप उसको उठाकर क्लेम कर सकते हो, आयोग कभी नकार नहीं सकते इन किताबों को। ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए लोग लेकर रखते हैं, और पढ़ने के लिहाज से बिल्कुल भी हैंडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये एंशंट के लिए याद रखिए RS शर्मा। वैसी दूसरी किताब है आपकी मिडिवल के लिए, मध्यकालीन के लिए, सतीश चंद्र। सतीश चंद्र में भी वही बात है, ऑथेंटिक किताब है, आप में इसके फैक्ट को क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल आयोग के उत्तर को बदलवा सकते हो। एक बार में सतीश चंद्र का आपने दावा आपत्ति लगाया तो आयोग मजबूर हो जाएगा उसको बदलने के लिए। ठीक है, लेकिन वही है, पूरा पैराग्राफ पे पैराग्राफ पैराग्राफ, कुछ नहीं आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कैसे मैं निकाल के पॉइंट्स पढूं। ठीक है, और तीसरी जो मॉडर्न की किताब है, मॉडर्न की, वो है बिपिन चंद्र। इसमें भी वही बात है। हालांकि बिपिन चंद्रा जो है, इन्होंने स्वयं ने NCERT की मॉडर्न हिस्ट्री लिखी हुई है। आपने स्कूल लेवल पर जो NCERT पढ़ा होगा, उसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें सामने देखा बिपिन चंद्र का नाम है, लेकिन उन्होंने एक अलग से आधुनिक भारत के इतिहास नाम की कॉम्पिटिटिव लेवल की लिखी हुई है। लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा NCERT का एक छवि दिखती है आपको कि वो बहुत डिटेल कर देते हैं। अब आप जानते हैं NCERT सबसे ऑथेंटिक किताब है, NCERT के तथ्यों को बहुत मानता है, तो जाहिर सी बात है बिपिन चंद्र की भी किताब दावापत्ति करने के लिए सबसे आदर्श होती है, स्पेक्ट्रम से भी ज़्यादा। एक बार किसी वजह से स्पेक्ट्रम को आयोग नकार सकता है, हालांकि अब वो 99% स्वीकार हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम में अलग है तो वो बिपिन चंद्र को मानेंगे। इतना सादा मतलब ऑथेंटिक की किताब है। तो ये किताबें हैं जो वो पूरी थियोरेटिकल हैं, ये कॉम्पिटिटिव लेवल से लिखी गई हैं। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है, आपके पास बेसिक है, तो मैं सिर्फ इतना बोल दूंगी, समय की कमी में आपको दो ही चीज़ लेना है, ल्यूसेंट और घटना चक्र। ठीक है, थोड़ा आगे एडवांस जाते हैं तो ये किताबें ले लीजिए, और जब PSC पढ़ने की कोशिश करेंगे, मेंस प्रीलिम्स भी नहीं, मेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब ये किताबें, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम अपने आप में सबके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो यूजुअली हिस्ट्री के लिए सारी बुक्स रहती हैं। फ़िलहाल के लिए अगर हॉस्टल वार्डन आपका महीना 2 महीने 3 महीने में होता है तो मैं तो बोलूँगी ल्यूसेंट ले लो उठा करके, घटना चक्र ले लो, पूरा पढ़ने की जगह टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाओ। घटना चक्र में हर आंसर के बाद डिस्क्रिप्शन रहता है कि ये वाला उत्तर क्यों लिया गया। कई बार उस डिस्क्रिप्शन से भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और उसके ऊपर कोई और क्वेश्चन आता है तो वो बन जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये हो गई बात है किताबों की। ठीक, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोगों ने दिए ही हुए हैं क्वेश्चंस, अभी कोई ना कोई एग्जाम दिया हुआ है, देखा भी है। हिस्ट्री का व्यापम का क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट आता है, PSC में उसमें भी कूट वाले क्वेश्चन आने लगे पिछले 2 साल से, लेकिन व्यापम में वास्को डी गामा भारत कब आया है ना, इल्तुतमिश की एकता प्रणाली क्या थी, ऐसा करके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कूट वाले प्रश्न इतिहास से नहीं बनते। अत्यधिक मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य मैच करिए, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल और पूर्व पाषाण मध्य पाषाण मैच करिए। तो मैच द फॉलोइंग एक टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है व्यापम में, दूसरा रहता है डायरेक्ट। बस कूट वाले प्रश्न PSC में आते हैं, इसमें नहीं। इसको आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं PYQ के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप घटना चक्र लगाते हैं, जैसे आपने उठाया और आप मान के चलो आपको लग रहा है यार 4 में से 3 क्वेश्चन तो इसी में आना है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मैं सिर्फ मॉडर्न का घटना चक्र सॉल्व करती हूँ। तो उसके बाद आप क्या करिए, कम से कम पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो व्यापम के एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस में जो मॉडर्न के क्वेश्चंस हैं उनको उठा करके बनाइए। अभी जितने हुए ना, शिक्षक भर्ती हुआ, लेबर इंस्पेक्टर हुआ, पूरे रिपीटेड क्वेश्चन थे। 2-3 के साल के अंदर व्यापम ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को उठा के रिपीट कर करके दे दिया। तो अगर ऐसा है तो आपके लिए और इससे अच्छी एक बात क्या हो सकती है, आपको टॉपिक क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो एक तो घटना चक्र अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, वो देख लीजिए। और 2-3 साल के अंदर का जो क्वेश्चन का संकलन है, आपके व्यापम का अलग से संकलन कई सारे आता है, ठीक है, कई सारी कोचिंग्स निकालती हैं उसको, आप मार्केट में देखिएगा, लेकिन आयोग द्वारा प्रमाणित उत्तरों के साथ अनसॉल्व मत लीजिए, सॉल्व लीजिए। और अगर कई सारे जैसे कि प्रतियोगिता सारांश वाले भी निकालते हैं, उन लोग ऐसा लिखते हैं कि आयोग द्वारा स्वीकार्य उत्तर के साथ, क्योंकि मैंने बोला आयोग दिन को रात, रात को दिन बोल देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए उसने दिन को रात किस में कहा है, रात को दिन किस में कहा है, और आप अगली बार वो क्वेश्चन आया तो आप वही लिखेंगे जो आयोग ने उत्तर। इसलिए ऐसे सॉल्व पेपर्स लीजिए पिछले 3 साल के व्यापम के, जिसमें आयोग द्वारा स्वीकृत उत्तर, तो प्रमाणिक पब्लिकेशन के लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर की छोटी छोटी सिर्फ बुक्स निकाल देते हैं, हमको पता ही नहीं कहाँ और छोर है इनका, उनमें आप भरोसा करके नहीं ले सकते। तो PYQ सॉल्व करिए, कई बार उन सेक्शन के सिर्फ PYQ सॉल्व करने से क्वेश्चन पूरे बन जाते हैं। तो ये अभी फिलहाल के लिए आपकी 3 अप्रोच है। ल्यूसेंट की किताब ले लो, घटना चक्र ले लो या अरेंज कर लो कहीं से, और एकाध आपका आप बुक नहीं ले सकते तो व्यापम वगैरह के जो पेपर्स डाउनलोड होते हैं, डाउनलोड कर लो कम से कम पेपर्स। अगर अनसॉल्व आप नहीं किताब खरीद पा रहे हैं तो अनसॉल्व पेपर डाउनलोड करके उसके आंसर्स ढूंढ लो, ढूंढ करके लगा करके रखो, आंसर की भी आ जाती है। अगर आपको व्यापम के ज़रिए मिल जाती है तो आंसर की पता चल जाएगी, ठीक है, तो वो आप अरेंज कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे अगर आप एग्ज़ाम्स देते हैं, अगले 6 महीने तक प्रिपेयर करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि इनको आप लीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलूँगी, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो अब बात होती है कि मैं जो बता रही थी कि आपका जो सिलेबस है जिसमें वो 4 क्वेश्चन देना चाह रहा है, उसने बोला सभ्यता संस्कृति भारत की, और फिर बोल दिया उसने 1857 के बाद, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर मैं एंशिएंट की बात करूं तो एंशिएंट में मुझे जो लग रहा है जिन टॉपिक को वो टच करेगा सभ्यता संस्कृति में, इसमें एक है वैदिक काल, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसी से हमारा सभ्यता बननी शुरू हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक आध क्वेश्चन, वो जो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से आने के चांसेस हैं। वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा जैन धर्म, और 5वां मौर्य, 6वां गुप्त। अब मौर्य गुप्त आप कहेंगे मैम तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मौर्य और गुप्त में जैसे गुप्त काल इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई। उस टाइम नागर शैली के मंदिर बनाए गए, इसी टाइम अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई गई। तो ये संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है गुप्त काल का। तो गुप्त काल का वो पार्ट जो कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़ा है, यानी गुप्तकालीन किताबें, गुप्तकालीन निर्माण कार्य, गुप्तकालीन चित्रकला, इस पार्ट को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सभ्यता और संस्कृति। वैसे ही मौर्यकालीन प्रशासन, इन्हें मौर्यों में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य क्यों? क्योंकि इसे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय जाता है। दूसरा, ये जैन धर्म का फॉलोवर था, तो जब आप जैन संस्कृति पढ़ते हैं तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। अशोक क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। तो इंडिया में बुद्धिज्म से रिलेटेड चाहे सांची का स्तूप हो, चाहे सारनाथ का स्तंभ हो, चाहे रुमनीदेही स्तंभ हो, ये सब अशोक ने बनवाया था। तो अशोक के भी विजय अभियान और बाकी चीज़ों से ज़्यादा उसके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए हैं, उसके द्वारा जो संस्कृति में योगदान है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस। तो थीम पकड़िए, मैं उन टॉपिक्स की बात कर रही हूँ जिसमें हमको कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर मिल रही है, या तो सभ्यता के कुछ गुण मिल रहे हैं या तो संस्कृति के कुछ गुण मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको प्राचीन काल में ये 6 टॉपिक्स बताई, वैदिक, सिंधु, बौद्ध, जैन, मौर्य और गुप्त। राजाओं के अचीवमेंट से ज़्यादा उनके टाइम पे किताबें, लेख, शिलालेख, अशोक में शिलालेख, स्तंभ लेख, और उसके अलावा जो भी उनके टाइम धर्म थे, समाज की स्थिति थी, उनके बारे में, महिलाओं की पोजीशन, समाज, इसके बारे में थोड़ा सा इस पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के मेरे हिसाब से 6 टॉपिक्स हैं जो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। मिडिवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मिडिवल हिस्ट्री में है ही आपके 5 टॉपिक, मैं उनको लिखे देती हूँ। ठीक है, एक है आपकी दिल्ली सल्तनत, दूसरा है मुगल्स, तीसरा है आपका
मराठा, चौथा है विजयनगर और पांचवा है भक्ति सूफी, भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन इतिहास का ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, या मैं कहूँ ये 5 टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं, जिसमें सभ्यता संस्कृति के लिहाज से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन, सबसे ज़्यादा। इसी में हमारे यहाँ सारे संत शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, इन लोगों का भक्ति दर्शन आता है। इसी में कबीर आते हैं, नानक आते हैं, दादू दयाल, रैदास आते हैं। इसी में सूफी संत में चिश्ती संप्रदाय के लोग, सुहारवादी संप्रदाय के लोग। तो भारत की सभ्यता संस्कृति में अगर मध्यकाल में किसी टॉपिक ने इम्पैक्ट डाला था तो वो था भक्ति सूफी आंदोलन। ये भक्ति सूफी आंदोलन को आपको पढ़ना है, जिस भी किताब से आप पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट बेस्ट है, अगर आप उसके पॉइंट्स पढ़ सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो मध्यकाल में मेरा विचार है कि सभ्यता संस्कृति में वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी तो जितने हैं ना, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा, इसमें मैं इनको एक ही नज़रिए से देखती हूँ कि इनके टाइम पे जो इमारत बनी है, मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो कुतुब मीनार हो जो कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ टाइम से बना हो, से लेकर औरंगजेब मुगल तक के बीबी का मकबरा, ये आप जानते हैं ना, इन लोगों के नाम तो सुने सभी ने। तो कुतुब मीनार जो कि पहला दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, से लेकर के हर राजा ने कोई ना कोई इमारत बनाई, से लेकर मुगलों में अंतिम राजा औरंगजेब के टाइम पे जो बीबी का मकबरा बना। आप एक पूरी लिस्ट बना लो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर औरंगजेब तक कि किसने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया, वो मॉन्यूमेंट कहाँ पे स्थित है, कौन सी मस्जिद, कौन सा मकबरा, कौन सा महल। तो मेरे हिसाब से दिल्ली से और मुगलों से आपका सभ्यता संस्कृति में इमारतें ही मेन पूछेगा, और दूसरा बुक्स, किताबें। दिल्ली सल्तनत के टाइम से लेकर के मुगलों तक ऐने अकबरी, अकबरनामा, तुजू के बाबरी, तुझे जहांगीरी, सिकंदर के ऊपर, मतलब आपका फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनके बुक्स एंड राइटर्स पूछ सकता है। और ध्यान रखना, प्राचीन में मैंने जो टॉपिक बताई, प्राचीन काल के भी बुक्स एंड ऑथर्स पूछ सकता है ना। पूरे प्राचीन काल में बौद्ध धर्म की किताबें, जैन धर्म की किताबें, गुप्तकालीन किताबें, बुक्स एंड ऑथर्स पूछ सकता है। और यहाँ पर भी मुझे फोकस लग रहा है इमारत और बुक्स पर रहेगा। भक्ति सूफी को अच्छे से पढ़ना है, विजयनगर अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये मध्यकाल में आपका सभ्यता संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान इन सेक्शंस का है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपको दिल्ली सल्तनत मुगलों के टाइम पर राजाओं ने क्या युद्ध किए, हल्दी घाटी, ये वो नहीं पढ़ना है। इनके टाइम में इमारतें कौन सी बनी, किताबें कौन सी रही, समाज कैसा था, इसको पढ़ना है। ठीक है ना। और यहाँ पर भक्ति सूफी संतों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपका अलग से लिखा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका टॉपिक लिखा गया है, मैंने बोला उसके 2 फेज होते हैं। एक कहलाता है एक्शन फेज, जो कि शुरू होता है उनके आगमन से लेकर या प्लासी जीतने से लेकर के 1857 की क्रांति तक, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो कुछ किया वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है रिएक्शन फेज, ठीक है, जो कि आपके 1857 से लेकर के चलता है 1947 तक। और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है 1857 से लेकर 1947। इस बीच में जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको लिखा देती हूँ कि इसमें हमको पढ़ना क्या रहता है। 1857 में से 1947 तक के जो टॉपिक्स हैं, उनमें सबसे पहले 1857 की क्रांति, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। तीसरा टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण माने जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण ये शुरू होता है कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के 1905 तक। इसे हम कहते हैं उदारवादी चरण, ठीक है। दूसरा चरण आता है आपका 1905 से लेकर 1920 तक, जिसको हम कहते हैं उग्रवादी चरण। और तीसरा चरण आता है आपका 1920 से लेकर 1947 तक,
जिसे हम कहते हैं गांधीवादी चरण। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन आने के आपके चांसेस हैं। 1857 की क्रांति, ठीक है, क्रांति होना चाहिए। ठीक, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना के अंडर वो सारे अधिवेशन आ जाते हैं जो कांग्रेस के हुए थे। सुना है कभी लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, वो सब इसी में पॉइंट में आता है। फिर तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट, जिसको अलग से लिखा गया आपके टॉपिक में। इसके 3 फेजेस होते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, वहां से लेकर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन के बीच का फेज कहलाता है उदारवादी चरण। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मॉडरेट फेज, मॉडरेट्स फेज। ठीक है, जिसमें भारत में उदारवादी नेताओं का विचारधारा हावी रहती है। उदारवादी नेताओं का मतलब एक कुछ ऐसे लोगों का तबका जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास वर्ग हैं और अंग्रेज़ों के ऊपर उनको काफ़ी विश्वास रहता है कि यदि हम सही तरीके से अंग्रेज़ों तक अपनी बात पहुंचाएं तो अंग्रेज़ हमारी बात मान लेंगे और वो लोग भारत का बुरा नहीं चाहते हैं, ऐसा ये लोग मानते थे। ये लोग अंग्रेज़ों के एकदम खिलाफ थे, ऐसा नहीं था। तो ये उदारवादी विचारधारा, पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग जो बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने के ऊपर बल देते थे। तो ये एक दौर था 85 से लेकर 1905, कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक। यहाँ पे फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद दूसरा दौर आ जाता है उग्रवादी, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 में जब बंगाल विभाजित कर देता है लॉर्ड कर्जन, तो फिर कांग्रेस के अंदर 2 गुट आपस में बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक गुट की विचारधारा बहुत हावी होने लगती है और वो बोलता है कि हम अंग्रेजों से ना मेंडिकेंसी कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, अपने अधिकारों को भीख के जैसे मांग रहे हैं और उसके लिए हमारे को सामने जाकर याचना करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस एक याचना संस्था बनकर रह गई है, हमें अंग्रेजों से अपने अधिकार को छीनना पड़ेगा। और ये लोग हिंसात्मक तरीके से अधिकार को छीनने पर बिलीव करते हैं और इन्हीं को उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, जो एक्सट्रीम मार्ग अपनाना चाहते हैं, उग्रवाद करना चाहते हैं। तो ये लोग फिर वायलेंट तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए अपने अधिकार को छीनने की कोशिश करते हैं, जिसमें मुख्य होते हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इनके जो फॉलोअर्स वाला पूरा दौर चलता है वो बंगाल विभाजन से लेकर गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक चलता है। 1905 से 1920 के बीच में इन उग्रवादियों की राजनीति जो है वो हावी रहती है। फिर इसी बीच में यानी उग्रवादी जब अपना काम कर रहे होते हैं, इसी बीच में सन 1914 में 1915 में आप जानते हैं एनी बेसेंट और गांधी जी इंडिया आते हैं और इंडिया में आने के बाद धीरे धीरे पे इंडिया को वो समझते हैं, भारत यात्रा करते हैं, पूरा भारत भ्रमण करते हैं, कांग्रेस के संपर्क में आते हैं और इनिशियली चंपारण, अहमदाबाद जैसे कुछ आंदोलन वगैरह करते हैं 1917-18 में। फिर जाकर गांधी जी सन 1920 में अपना सबसे बड़ा जन आंदोलन करते हैं जिसका नाम रहता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। वहाँ से भारत की राजनीति पर गांधीवादी विचारधारा, जिसमें अहिंसा है, जिसमें सत्याग्रह है, जिसमें अनशन है, भूख हड़ताल है, संयम है, मैंने आपको बताना है, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या मेन विशेषताएं थी। तो गांधी जी जिस हिसाब से कहते हैं आगे आंदोलन की प्रगति उस हिसाब से होती है। तो आगे 1920 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है ये पूरी तरह से गांधी जी के इशारे पर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं गांधीवादी काल। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में या मैं कहूँ पूरे हिस्ट्री में A to Z सबसे इम्पोर्टेंट काल यही है। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं 1920 से 1947 तक, क्योंकि इसी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, इसी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, इसी में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसी में गोलमेज सम्मेलन भी होता है, पूना समझौता भी होता है और न जाने कितनी सारी बातें, दांडी यात्रा से लेकर क्या ही चीज़। ये जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके पीएससी से व्यापम तक, उनमें ज़्यादातर यही वाले फेस को लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें तो हमारी जो भी 2, 4, 5 क्लासेस रहेंगी भाई, उसमें मैं इसमें से जो मैक्सिमम कर सकता है पिक करके उन टॉपिक्स को बताऊंगी, लेकिन जो चीज़ नहीं हो पाएगी तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ। ल्यूसेंट में 1920 से 1947 तक के क्रोनोलॉजिकली यानी काल क्रम अनुसार घटनाओं को छोटे छोटे 4-4 लाइन में दे दिया गया है
कि 1920 में ऐसा हुआ, 21 में ऐसा हुआ, 24 में ऐसा हुआ, 25 में ऐसा हुआ। उस पूरे घटनाक्रम को 20 से लेकर के 47 तक के घटनाक्रम को पढ़ लीजिए। मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन आपके जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो वहीं से। ल्यूसेंट से पढ़ो बस, कहीं और मत भटको। 1920 में गांधी जी के आगमन से लेकर के 1947 तक के जितने आंदोलन हुए, उनकी जितनी सूचनाएं ल्यूसेंट में दी हुई है, बस उतना पढ़ लो। वो कुछ लोगों के नाम बताएगा, लाल किला मुकदमा किन के खिलाफ चला, कौन उसमें एडवोकेट्स थे, किस चीज़ के खिलाफ हुआ, क्या परिणाम रहा, बरदौली सत्याग्रह किसने किया, कहाँ किया, क्या तारीख थी, ऐसे करके बताएगा। क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे, भागते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्टकट में मेथड बता रही हूँ आपको कि ल्यूसेंट में 1920 से 47 तक के 3 से 4 पन्नों में ये चीज़ दी गई है, उतना पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा चांस है कि 4 में से 2 क्वेश्चन वहीं से उठ कर आएंगे सीधा। ठीक है, बाकी मैंने जितनी आपको बातें बताई हैं, हम उसको कवर करने की भी क्लास में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इस 1905 से 1920 के दौर में ही आपका स्वदेशी आंदोलन होता है, होम रूल आंदोलन होता है, सुना है आपने इसके बारे में, और 20 से 47 के दौर में बाकी के सारे आंदोलन होते हैं। और आपके सिलेबस ने प्रमुखता से आंदोलनों को ही फोकस किया है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं। जब भी कोई आंदोलन आप पढ़ें स्वदेशी से लेकर क्विट इंडिया तक, तो ध्यान रखिएगा कि उनका जो फोकस रहता है वो रहता है कि इसमें किसने कहाँ से पार्टिसिपेट किया, इसका क्या कारण था, क्या परिणाम रहा, कब शुरू हुआ, किसने शुरू हुआ, क्यों शुरू किया, क्या रिजल्ट रहा। ये 3-4 चीज़ों को पिक करो। पैराग्राफ पे पैराग्राफ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, बंगाल विभाजन की वजह से। किसने शुरू किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक, क्या परिणाम रहा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से समाप्त कर दिया गया। क्या थीम थी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 4 चीज़ें पढ़ ली, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। तो ये ढांचा आपके दिमाग में बैठना ज़रूरी है सेल्फ स्टडी के लिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये एक मैंने आपको बताई, इस तरह से मैंने आपको एंशिएंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई, उसमें बुक्स एंड ऑथर्स को ऐड कर लेना। मिडिवल की मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बोला और टॉपिक्स बताई, और फिर तीसरा आपका मॉडर्न का वो पूरा सिलेबस। तो ये है आपका मेन ढांचा जिसको आपको रेफ़र करना है। आप लोगों की अगली क्लास भी मेरी ही है ना, क्योंकि शायद मेरी कल क्लास नहीं होगी। कल आपका जो हेमंत सर की क्लास होती है 3rd वाली, क्या पढ़ा रहे सर? साइंस की उनकी ऐसी ही 3 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, आज मेरी 3 घंटे की क्लास है आपकी। ठीक है, तो अभी हम भले ही 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद 11:30 तक हम पूरा कवर करेंगे जितना भी हो सकता है। फिर मंडे ऑनवर्ड जितनी भी हमारे पास और 3-4 क्लासेस हैं, उसमें जो भी टॉपिक्स मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता रही हूँ, जैसे मैंने बुद्धिज़्म जैनिज़्म बताया, वैदिक बताया, वहाँ से क्या आ सकता है मैं उसको कवर करवाऊँगी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में से, भक्ति में से जो क्या आ सकता है मैं उसको कवर करवाऊँगी, और मॉडर्न का थोड़ा सा आपको कवर करवाऊँगी। हम पढ़ नहीं सकते, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा देख ज़रूर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, ये सिलेबस समझ में आ गया? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर हम इसको कवर करते हैं। ठीक है।
अभी क्लास चालू है। हाँ ये अभी क्लास आपका खाता हो गया बोल आईडी में वैसे ही अपलोडेड है। दूसरा क्लास है कि वही क्लास? मुझे नहीं पता, मुझे बोला गया था कि दोनों क्लास मुझे लेना है कल, दोनों क्लास। ये दूसरा क्लास है ना? हाँ 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 10 से 11:30 बजे। तो एक साथ डालना होगा। इसको कर दो। सुनना हो गया ना स्टार्ट? ठीक है, माइक एक बार देख लो, चेक कर लो एक बार, उसमें चेक कर लो। हेलो, ठीक है। ठीक है भाई, तो हम एक काम करेंगे, मंडे से जो हमारी क्लास रहेगी, मेरी वो जो भी 3 से 4 क्लासेस रहेंगी, वी विल फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री है ना आपका पूरा मेनली। आज की जो आपकी रेसिडुअल क्लास है उसमें थोड़ा सा भारत सभ्यता संस्कृति बोला है, तो जो मैंने एंशिएंट मिडिवल का पार्ट बताया है हम उसको थोड़ा थोड़ा सा देखते जाते हैं, है ना। इसी तरह से हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो बाकी का क्लासिफिकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी, सीधा सीधा हम आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। उसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगी, फिर हम आएंगे वैदिक और तीसरा बौद्ध धर्म। हमारी कोशिश रहेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और बौद्ध धर्म की जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देख लें। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता आप जानते हैं कि ये भारत की पहली सभ्यता थी। इट इज़ द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारत की पहली पूर्णतः विकसित नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब भारत जो आज करीब 65% गाँव हैं और सिर्फ 35% जो है वो शहर है, इसकी पहली सभ्यता जो थी वो पूर्णतः विकसित नगरीय सभ्यता थी। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, पक्की ईंटों के मकान थे, पक्की रोडें थी, नालियाँ बनी हुई थी, नहरें बनी हुई थी। कहने का मतलब ये कि एक आधुनिक शहर की जो अधोसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वैसे ये थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा से एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, चाहे वो पीएससी हो चाहे व्यापम। इस पर से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये सभ्यता की विशेषताएं, जैसे सभ्यता की अर्थव्यवस्था, सभ्यता की अर्थव्यवस्था के अलावा समाज, ठीक है, सभ्यता की भाषा वगैरह वगैरह। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऊपर बनता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कहाँ से क्या मिला, ये सभ्यता संस्कृति का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में एक तरह से नीचे हो गया भाई, सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे कॉपर ब्रॉन्ज एज। दूसरा, इसे कैल्कोलिथिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे आद्य ऐतिहासिक या इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो पहली बात तो याद रखिएगा
कि इसे कॉपर ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, क्योंकि इस समय कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी, आयरन की नहीं हुई थी, और इस वजह से इंसान जितने भी औजार हथियार रखता था वो कॉपर या उसके अलॉय ब्रॉन्ज के बने हुए रहते थे। इस वजह से हम इसे ताम्रकांस्य युग कहते हैं। ठीक, उसके अलावा इसे हम कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक इसलिए क्योंकि जो कैल्को वर्ड है इसका मतलब होता है कॉपर और लिथिक वर्ड का मतलब होता है पत्थर। तो इंसान ने सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो इंडिया में प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल में इंसान केवल पत्थरों का इस्तेमाल करता था, जिसे हम पाषाण युग कहते हैं। मैं सिंधु घाटी सभ्यता डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, पर ध्यान रखिएगा इतिहास की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से होती है। आप बुक में चाहे तो अगर आपके पास कोको की बुक है चाहे ल्यूसेंट की बुक है, सबसे पहला पेज आपको मिलेगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के भारत की जो जगह है जैसे भीमबेटका, जैसे सोहन वैली, वेलन वैली, उनको रट लेंगे आप सीधा सीधा। सबसे पहले तो यही करेंगे आप कि प्रागैतिहासिक काल जिसे हम स्टोन एज कहते हैं या पाषाण युग कहते हैं, उसकी भारत की जितने भी जगह है जैसे कि मध्य प्रदेश की भीमबेटका वगैरह, उन स्थलों को आप रट लेंगे। मेहरगढ़, लहुरागढ़, इनको आप रट लेंगे। कोको की बुक में भी मिलेगा आपको, ये ल्यूसेंट में भी मिलेगा। प्रागैतिहासिक काल का मतलब एक ऐसा काल जिसमें इंसान केवल पत्थरों का इस्तेमाल करता था। हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे जो उस काल को प्रमाणित कर सकें। कोई भी ऐसी लिखित लिपि नहीं मिली जो ये बता सके कि इंसान की सभ्यता उस वक्त कैसी थी। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमारे पास सिर्फ खुदाई में मिली चीज़ों की वजह से हमको इतिहास पता है, वरना लिखित में कोई जानकारी नहीं मिली। प्रागैतिहासिक काल में इंसान बिल्कुल, आप मान के चलो आदि मानवों का जो काल आपने सुना था, अर्ली मैन का काल, जिसमें इंसान ने आग की खोज की, पहिए की खोज की, वो वाला काल प्रागैतिहासिक काल। उसमें आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये कि भारत में प्री हिस्टोरिक एज या प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कौन कौन से हैं। चाहे तो कोको की बुक से मैंने जो फर्स्ट वाली चैप्टर दिया उसमें मैंने पूरा टेबल बना कर दिया है कि प्रागैतिहासिक काल स्थल कौन से हैं, कहाँ पर, उस पर आप फोटो क्लिक कर सकते हो, खरीद सकते हो, या ल्यूसेंट की बुक में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है, मेहरगढ़ कहाँ है, लहुरादेव कहाँ है, सोहन वैली, वेलन वैली कहाँ है। तो ये भी भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है जो इंडिया में बहुत ही पुराने अर्ली मैन के सभ्यता के बारे में बताते हैं। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, सिर्फ साइट्स, डिटेल अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत में प्राग ऐतिहासिक स्थल, ये पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। आप लोग को ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं क्या? मिल जाता है ना। तो जब आप रिवाइज करें तो रिकॉर्डेड वीडियो में देखना कि मैंने क्या पढ़ने बोला है उसमें, उसकी विशेषताएं मत पढ़ना, बस इतना पढ़ लेना कि उसके स्थल इंडिया में कौन से। दूसरा जो इंडिया में आता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिस समय इंसान ने पत्थरों की जगह कॉपर का इस्तेमाल करना सीख लिया था, क्योंकि कॉपर की खोज हो चुकी थी। तो इसलिए ऐसा होने लगा कि इंसान की सभ्यता में पत्थरों के साथ साथ कॉपर का इस्तेमाल होने लगा। पत्थर तो थे ही पहले से, फिर कॉपर भी आ गया। इस वजह से इसे काल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। काल्को मतलब कॉपर और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तीसरा, जो इतिहास का मेन कालखंड डिवाइड किया जाता है उसमें मैंने बोला ना प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। दूसरा कालखंड होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य थे पर अभी तक हमें पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, और उसी काल को बिलोंग करती है ये सिंधु घाटी सभ्यता। प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल। इसकी खासियत ये कि हमें इस समय जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी तो हमें कई साइन बोर्ड्स मिले जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था, कई मोहरें मिली जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था, और उनकी जो लिपि है वो अभी तक हमारे समझ के बाहर है। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जब हमारे पास लिखित साक्ष्य मिले हैं पर पढ़ने में अभी तक हम सफल नहीं हुए। और फिर आता है हिस्टोरिक एज, जो कि वैदिक काल से शुरू होता है, और जिसमें हमको ये देखते हैं कि सारे इतिहास को किसी शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र या किताब से स्पष्ट रूप से हमारे सामने पेश कर दिया गया। या तो अशोक ने शिलालेख, अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाए, या तो चारों वेद और उसके वैदिक साहित्य की वजह से हमको इतिहास पता है, फिर चाहे बाद में किताबें जितनी लिखी गई उसकी वजह से। तो जो लिखित प्रमाणित इतिहास है वो ऐतिहासिक काल, जिसकी शुरुआत होती है आपकी वैदिक काल से, अंत होता है 1947 की आज़ादी तक। उसके पहले का काल सिंधु घाटी सभ्यता, लिखित साक्ष्य था पर पढ़ने में असफलता है। और उससे सबसे पुराना जो इतिहास है वो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें खुदाई में मिली चीज़ों से हमने अंदाज़ा लगाया, अनुमानित इतिहास है। हमको नहीं पता कौन क्या रहता था, कैसे सभ्यता थी, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, सिर्फ उस समय की साक्ष्य आपको देखना है कहाँ से क्या मिले। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सेकेंड फेज को बिलोंग करती है, प्रोटो हिस्टोरिक।
लिखित साक्ष्य मिले पर पढ़ नहीं पाए। इसलिए ध्यान रखना, इसको चैल्कोलिथिक बोला जाता है, कॉपर ब्रॉन्ज बोला जाता है और प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन बोला जाता है। ये नगरीय सभ्यता थी कि संरचना पूरी तरह से एक आधुनिक नगर के जैसी थी। ठीक, इसकी खोज उस समय के आर्कियोलॉजिकल विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल ने की थी। जैसे आप देख सकते हैं, जब इसकी खोज हुई तब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी और ब्रिटेन ने इंडिया में एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी थी, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा ASI विभाग। भारत में गड़े मुर्दे उखाड़ने का इन्हीं को काम दिया जाता है। ठीक है, मतलब इतिहास से यही हमें परिचित करवाते हैं और इसका श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। हमारी इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक धरोहर के बारे में हम अनजान थे जब तक अंग्रेज़ों ने विभाग स्थापित नहीं किया। इन लोग ने अपने नेतृत्व में इंडिया में सारी खोजें की। इन्होंने ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र ढूंढ कर हमने दिया कि देखो मूर्खों, तुम्हारे पास इतनी बड़ी धरोहर थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के तौर पर, हम अगर तुम्हें शासन करना सिखा रहे हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इतना कुछ लिखा है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर तुमने इसको संजो करके नहीं रखा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी अंग्रेज़ों ने हमसे परिचित कराया कि देखो तुम्हारे ऐसे 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 पूरे विकसित शहर थे और तुम कहाँ हो, गुलामी कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि हमें हमारे इतिहास को संजो कर रखना नहीं आया, वरना सारी विज्ञान की खोजें भी हमारे यहाँ सबसे पहली हुई थी। ठीक है, इतिहास में सबसे बड़ी अजीब या यूनिक इमारतें भी हमारे यहाँ बनी थी, लेकिन हमने उन चीज़ों की कदर नहीं करी। आपस में राजावाद लड़ते रहते, आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, उसके बाद बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं। दूसरे देश के लोग आपस में देश को पहले बांधते थे और जाते थे दूसरे देश में, हम लोग आपस में लड़ते रहते थे, बस क्या ही बोलेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हमें ये सारा हमारा प्राचीन इतिहास पता चलना शुरू होता है। सन 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया वो हड़प्पा था और उसी के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और इसके पूरी खोज का श्रेय, पूरी सभ्यता की खोज का श्रेय ASI डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जॉन मार्शल को जाता है। उस टाइम पुरातात्विक विभाग के जो निदेशक थे उनका नाम जॉन मार्शल था। तो याद रखिएगा, इस पूरी स्टडी के जनक बोला जाता है। ठीक है, फिर हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और करीब करीब 100 से ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज हुई। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कब से कब तक थी, तो जो सबसे ऑथेंटिक तरीका है कोई कालखंड को जानने का वो है कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से ये सभ्यता भारत में एग्जैक्टली 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में थी। ईसा पूर्व ईस्वी समझते हो कि नहीं समझते? ऐसा तो नहीं लग रहा है मैडम उल्टी गिनती क्यों गिन रही है, 2317 क्यों आ गया? ये तो क्लियर है ना। ईसा के जन्म के पहले का समय इंटीजर लाइन के नेगेटिव पार्ट के जैसा होता है, इसमें पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा। और फिर ईसा की मृत्यु के बाद का समय इंटीजर लाइन के पॉजिटिव पॉइंट्स के जैसा रहता है, जिसमें पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। आज अगर मैं कहती हूँ 2023 है तो 2023 ईस्वी है, यानी ईसा के जाने के बाद 2023 साल हो चुके हैं। पहले 1 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा, फिर 2022 आया, फिर 2023 आया। तो बढ़ते ऑर्डर में हम ईसा के जाने के बाद से 2023वें साल में हैं। लेकिन अगर मैं ईसा पूर्व कहती हूँ तो उनके जन्म से पहले का काल, तो पहले 4 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 1 आया होगा, फिर उनका जन्म हुआ होगा। इसलिए जब भी आप ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व या बिफोर कॉमन एरा जब भी लिखते हैं तो गिनती हमेशा से उल्टी चलती है। ठीक है, जैसे ही ईस्वी लिखते हैं तो गिनती सीधी चलती है। समझ रहे हैं? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कैलेंडर। दुनिया में हर जगह इतिहास को इस कैलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है और यूनिवर्सली पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 2350, यानी आप सोच लो हम अभी 2023 में हैं। ठीक है, उससे 2023 से और 2350 साल पहले की बात हो रही है। हाँ, तो एकदम जस्ट डबल मान के चलो, अभी से ईसा की जन्म से और डबल मान के चलो। तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अस्तित्व में थी, जिस तरफ सिंधु नदी बहती है। और संभवतः ज़्यादातर शहर सिंधु की उसी घाटी के इर्द गिर्द मिले, इस वजह से इस सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता।
पहले वास्तविक नाम था हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला शहर ही खोजा गया, लेकिन सिंधु के इर्द गिर्द ज़्यादातर शहर मिलने की वजह से नाम बदल गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जैसी खोज आगे बढ़ती है सन 1990 सन 2000 तक के, हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे ऐसे शहर भी मिले जो सिंधु से बहुत कोसों कोसों दूर हैं। अफगानिस्तान में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और महाराष्ट्र में, जो सिंधु से काफ़ी दूर है। तो फिर वैज्ञानिकों ने समझा, आर्कियोलॉजिस्ट ने समझा, हिस्टोरियंस ने समझा कि ऐसा नहीं है भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु के इर्द गिर्द थी, नहीं, ये बहुत विस्तृत सभ्यता थी और इसका अभी तक और छोर अंतिम पता लगाना बाकी है, रिसर्च अब भी चलती है। तो इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी बोला जाना ये सही नहीं है, तो इसका नाम फिर से बदल कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ये बात तो नहीं बदलेगी ना कि पहली साइड जो हमने खोजी वो हड़प्पा है, वो हमेशा सेम रहेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे सही नाम है, आज भी सबसे प्रसिद्ध नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो प्रणेता जॉन मार्शल, कालखंड ये पहला शहर हड़प्पा जो खोजा गया। ठीक, पूर्णतः विकसित नगरीय सभ्यता थी, उत्तर पश्चिम भारत में थी। उत्तर पश्चिम भारत के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा पाकिस्तान है और पूरा अफगानिस्तान है वहाँ पर भी फैली हुई थी। उत्तर पश्चिम भारत, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक त्रिभुजाकार में, अगर मैं कहूँ कि ये भारत है तो यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे आपका ईरान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो ये पूरा उत्तर पश्चिम भारत, ये पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान, यहाँ पर ये सभ्यता थी, वो भी त्रिभुजाकार में, यानी एक छोर पाकिस्तान में, एक इंडिया में और एक मतलब इंडिया के कश्मीर में, एक गुजरात में और एक पाकिस्तान में। ज़्यादातर सभ्यता के स्थल कश्मीर से, गुजरात से, पाकिस्तान के बीच में आपको मिलेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ज़्यादातर। तो अगर ऊपर से आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे सैटेलाइट से तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप में सभ्यता मिलेगी। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं थी, मध्य प्रदेश में नहीं थी, दक्षिण भारत में नहीं थी। उत्तर पश्चिम भारत की अगर मैं बात करती हूँ, कौन से राज्य आते हैं, यहाँ पहले कश्मीर आता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्रों में आपको सभ्यता के स्थल मिलेंगे। भारत में पूरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पूरा इसलिए है क्योंकि जो सिंधु नदी निकलती है, आप जानते हैं मानसरोवर से निकल करके ये मेनली जाती है कश्मीर में 5% बहती है और पाकिस्तान में आकर के आपके अरब सागर में गिर जाती है। 90% ही सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है, 5% इंडिया में बहती है और थोड़ा सा आप मान के चलो 4-5% ये तिब्बत से बहकर निकलती है, ओरिजिन होती है। और ये ज़्यादातर स्थल इस सिंधु के आसपास हैं, इस वजह से आप देखिए मैक्सिमम साइट्स जो आपको मिलेंगे पाकिस्तान में मिलेंगे। हड़प्पा भी वही हैं, मोहनजोदारो भी वही हैं, चनहुदड़ो भी वही हैं, बड़े बड़े शहर सारे वही हैं। तो पाकिस्तान में तो बड़े शहर हैं वो ठीक है, पर इंडिया में इसके जो बड़े शहर हैं ना, वहाँ से आपको आते हैं क्वेश्चन। पूरे कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र के दायमाबाद तक के कौन कौन से शहर हैं, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित हैं, वो किस वर्ष खोजे गए, ठीक है, उनके खोजकर्ता कौन हैं, ये तथ्यों को पूछता है। तो देखो, जैसे कि मैंने प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थलों की बात की, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से क्वेश्चन आने के आपको चांसेस ज़्यादा हैं। लोथल कहाँ है, कालीबंगान कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, सुना होगा आपने इनमें से कुछ के नाम। ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। कौन सी नदी के तट पर कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखो ये मैप दिया ही हुआ है, पर आइए क्योंकि फिजिकल मैप है आपको तो समझ में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ये गुजरात है, गुजरात के बाद ये पूरे इंडिया की सीमाएं हैं, ये कश्मीर है, ये देखो ये पूरा पाकिस्तान, ऊपर आपका अफगानिस्तान का भाग और ये पूरा गुजरात तक की जितना पार्ट है, सौराष्ट्र तक, ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनमें से ये 5-7 स्थलों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, ठीक है। सबसे पहले तो क्रोनोलॉजिकली कब खोजे गए पूछा जाता है, फिर कहाँ पर स्थित है पूछा जाता है, कौन से राज्य में स्थित है, जैसे हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की सिंध में, चनहुदड़ो भी पाकिस्तान की सिंध में, लोथल भारत के गुजरात में, कालीबंगा आपका भारत के राजस्थान में, बनावली भारत के हरियाणा में और धौलावीरा भारत के गुजरात में। तो
तो कहाँ पे कौन सा है, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे स्थल मिल जाएंगे बुक्स में, आपको बस इतना ध्यान रखना है कहाँ कौन सा स्थल है, ठीक है। उसके अलावा नदी बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो दोनों सिंधु नदी के तट पर है, लोथल गुजरात में एक लोकल रिवर बहती है भोगवा, उसके तट पर है, कालीबंगा राजस्थान में एक लोकल रिवर बहती है घग्गर, उसके तट पर है, बनावली सरस्वती नदी के तट पर है, और धौलावीरा गुजरात में आपने एक विलुप्त होने वाली नदी का नाम सुना है लूनी, जो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, उसके तट पर है आपका धौलावीरा। ये चार्ट क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ मिल रहे हैं, क्या आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, उसके साथ पीडीएफ मिल रहा है, तो ये वाला चार्ट मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी आज के, ठीक है। इसमें एक करेक्शन, क्योंकि ये पीडीएफ दूंगी तो वो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं जो करेक्शन कर रही हूँ उसको आप कॉपी में लिख लेना, इसमें एक दो मिस्टेक्स हैं ईयर की, वो उसको आप सुधार लेना, बाकी ये पूरा चार्ट आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं 1931 चन्हुदड़ो, इसके बाद जो कालीबंगा है इसका मैक्सिमम जगह जो ईयर है वो पहले दिया है 1953, और लोथल का दिया रहता है 1957, जो ज़्यादा प्रमाणित है। हालांकि इसमें डिफरेंस मिलेगा लोसेंट की बुक में भी, वर्णमाल की बुक में भी, पर हमें जो मानना आयोग के हिसाब से वो ध्यान रखना है कि चन्हुदड़ो के बाद अगला आएगा कालीबंगा, यानी ये थर्ड है तो ये 4th नंबर पर है, तो 1953 कर लेना कालीबंगा को, और लोथल को कर लेना 1957, और धौलावीरा को कर लेना 1990, तब ये क्रोनोलॉजी सही बैठेगी, ठीक है। धौलावीरा 1990, आपका लोथल 1957, कालीबंगा 1953, ठीक है। तो ये आप इसमें सुधार कर लीजिए। ज़िला दिया हुआ है पर ज़िले में सिर्फ 2 ज़िले इंपॉर्टेंट है, मांडगोमरी और लरकाना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का ट्विन कैपिटल बोला जाता है। ट्विन कैपिटल का मतलब जुड़वा राजधानी, जिसमें से मेन कैपिटल मोहनजोदड़ो था माना जाता है, जो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर, ज़िला मांडगोमरी पंजाब पाकिस्तान में है। तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, दूसरा बड़ा शहर ये। तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें आपका एग्जैक्ट नदी तो पूछेगा ही पूछेगा, पाकिस्तान में कौन से ज़िले में है, प्रांत में, सब पूछेगा, ठीक है। पर इंडिया में ये जितने है ना, कालीबंगा लोथल, इसके ज़िले नहीं पूछता, सिर्फ राज्य पूछता है। लोथल कहाँ है, रोजड़ी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ, ठीक है। तो आप इसके बारे में एक तो ये याद रखेंगे, पहली चीज़। दूसरा, एक और जो स्लाइड मैं आपको दूंगी वो है इन स्थलों से जो साक्ष्य मिले, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता रहता है, ये भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है कि आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली, पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली, सूती वस्त्र का टुकड़ा कहाँ से मिला, ठीक है, जो नृत्यांगना है, कॉपर की नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ से मिली, बताइए जले हुए धान कहाँ से मिले, बताइए कि आपको रिहायशी इलाके के जगह उद्योगों के साक्ष्य कहाँ से मिले। ऐसे करके आपको हर साइट से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं जिससे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, उसकी एक लिस्ट मिलती है। ये ल्यूसेंट की अच्छी किताबों में मिलेगी, मुझे नहीं पता, कुछ एडिशन में उन्होंने गायब भी कर दिया था, अगर होगा तो देखिएगा, ठीक है। इंग्लिश की बुक्स में है, शायद हिंदी की बुक्स में नहीं है, देख लीजिएगा कैसे भी, वरना मैं आपको ये दे दूँगी। मैंने यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वाले जो साक्ष्य हैं उसको निकाल करके रखा है। जैसे कि लोथल, लोथल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लोथल की खासियत यह है कि ये एक बंदरगाह शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता जो भी व्यापार करती थी वो लोथल के बंदरगाह से करते हुए यूनान, मिस्र और दूसरी जगह अफगानिस्तान की तरफ व्यापार करती थी। तो वो जो लोथल है, लोथल से हमको एक तो लकड़ी की नाव मिली, हमको गोदीबाड़ा मिला, गोदीबाड़ा मतलब डॉकयार्ड जहाँ पे नाव को पार्क करते हैं हम। तो ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बोट्स थी, एंकरिंग का या किसी तरह से बोट्स को पार्क करने की जगह थी, तो संभवतः ये बंदरगाह था। तो जब आपको पता है कि लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है तो फिर उसके साक्ष्य याद रखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि राजस्थान का है तो फिर आपको वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिलेगा वो है जुते हुए खेत,
क्यों जुते हुए खेत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान पूरी तरह से रेगिस्तान है भाई, वहाँ पे जुते हुए खेत मिलना अपने आप में एक यूनिक बात है कि उतने प्राचीन काल में ये लोग शायद कृषि इरिगेशन की तकनीक जानते थे कि रेगिस्तान में भी खेती करते थे, इसलिए प्लॉट फील्ड्स मिलना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो लिख करके रखे हैं। कोको की बुक अगर आप लेते हैं तो उसमें और कुछ आपके साक्ष्य मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो ल्यूसेंट की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। तो एक तो इन स्थलों की जानकारी में कब खोजे गए, किसने खोजे। जैसे इसके पहले वाले चार्ट में आपने देखा, मैंने लिखा था हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की, वो वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। फिर ये वाले स्थलों से प्राप्त साक्ष्य, मैं ये समझती हूँ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से आपको इन स्थलों के ऊपर से ही क्वेश्चंस आएंगे बस, क्योंकि अलग से टॉपिक दिया नहीं है। सभ्यता संस्कृति में जैसे प्राग ऐतिहासिक काल के स्थल पूछेगा, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के केवल स्थल पूछेगा। ये दोनों स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगी, बाकी अगर आप बुक रेफर करते हैं तो और साक्ष्यों को देख लेंगे। कौन सा शहर कहाँ है, वहाँ से क्या मिला, उसकी खोज किसने कब की, और वो कौन सी नदी के तट पर है, इतना बस अभी आप पढ़ लो, बाकी डिटेल आपके लायक अभी ज़रूरी नहीं है। और ये पूर्णतः विकसित नगरीय सभ्यता थी, उसका क्या प्रमाण है वो आपको 1-2 लाइनों में मिल जाएगा। कुछ मिसलिनियस फैक्ट जैसे कि कौन कौन से इनके बंदरगाह थे, तो एक तो लोथल देख लिया आपने, पाकिस्तान में आपको मिलेगा अलाहादिनो, बालाकोट, कुंटासी, ये सब आपको मिल जाएगा, ये बंदरगाह शहर था, ठीक है। औद्योगिक शहर कौन सा था, तो चनहुदड़ो था, वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी हूँ। औद्योगिक शहर का मतलब जहाँ कोई मकान नहीं थे, सिर्फ उद्योग थे, सिर्फ और सिर्फ उद्योग। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत में सबसे बड़ा स्थल एरिया वाइज कौन सा था, तो वो था राखीगढ़ी, हरियाणा में एक राखीगढ़ी है जो सबसे बड़ा स्थल एरिया वाइज था। वैसे पूछता है कि बताइए एकलौता साक्ष्य या एकलौता स्थल जहाँ से घोड़े की हड्डी मिली वो कहाँ है, तो यहाँ पे मैंने लिखा देखो सूरकोतरा। इसके अलावा पूरी सभ्यता को घोड़े की कोई नॉलेज नहीं थी, वो घोड़ा जो बाद में जाकर राजाओं की शान बन जाता है उसके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। इन लोगों को कौन से जानवर का ज्ञान नहीं था, तो इनको लायन का नहीं था, काऊ का नहीं था, घोड़े का भी नहीं था ज्ञान। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस मेनली यहाँ से बनते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, हम कहते हैं शहरी सभ्यता थी, तो वो जो हड़प्पा आपको बता रही हूँ मैं, उसमें सॉरी मोहनजोदड़ो बता रही हूँ, मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार था। अन्नागार मतलब समझते हैं क्या आप, व्हाट इज अन्नागार? गोदाम के जैसे, ग्रेनरी बोलते हैं इंग्लिश में। मोहनजोदड़ो जो कि इनकी राजधानी थी, वहाँ पे एक अन्नागार था। अन्नागार का मतलब है ग्रेनरी जहाँ अनाज स्टोर करके रखते हैं। वो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी बिल्डिंग वही थी, मोहनजोदड़ो में स्थित अन्नागार, ठीक है। वैसे ही मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस बिल्डिंग जो थी, जिसे आप शायद यहाँ की मेरी जो पहली स्लाइड है उसमें देख भी सकते हैं, देखो जी, ये है द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार। बचपन में हमारी एनसीईआरटी की किताबों में भी तस्वीर रहती थी, अगर आपको याद हो, जैसे कि गंगा के घाटों पर सार्वजनिक स्नान किया जाता है, वैसे ही एक बहुत बड़ा एरिया है मोहनजोदड़ो में, इसमें बहुत सारे से घाट बने हुए हैं। द ग्रेट बाथ मतलब पूरा यहाँ से वहाँ तक के छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने हुए हैं, जहाँ पे किसी रिचुअल के चलते लोग नहाया करते थे, जैसे घाटों में नहाया करते। तो एक यूनिक बिल्डिंग है जो सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिली, तो मोहनजोदड़ो की पहचान है द ग्रेट बाथ। तो पूछता है बताइए विशाल स्नानागार कहाँ मिला मोहनजोदड़ो, मतलब मैंने ये पिछले 2-3 क्वेश्चंस में जो भी बताया उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि आपने सिर्फ इन जगहों से मिले साक्ष्यों को पढ़ लिया तो क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ये जगह कब किसने खोजे और वहाँ से क्या क्या मिला है उसकी विशेषताएं, इतना पढ़ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का संस्कृति और सभ्यता वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए भाई बहुत शॉर्ट में मुझे बताना पड़ रहा है, वरना मैं यूजुअली सिंधु घाटी सभ्यता की मैपिंग करा करके सबसे पहले आपको सारे शहर याद करवाती हूँ, ऊपर से नीचे तक के जो आपके 15-20 शहर हैं वो कौन कौन से हैं, लेकिन अभी हमारे पास ना इसका समय है ना इसकी अभी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है 3-4-5 दिन में पढ़ने का,
ठीक है, हम 3 से 4 क्लासेस में 3 महीने की हिस्ट्री को अगर समेटना चाहें तो मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले हाईलाइट्स बता सकती हूँ, उसके नोट्स दे सकती हूँ जिससे आप उसे रट लें। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एंशिएंट से मुझे लगता है कि सभ्यता और संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है, वो है वैदिक काल, जो कि ऐतिहासिक काल का पहला टॉपिक है। इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द हिस्टोरियन एरा, क्योंकि इंडिया में कहा जाता है इतिहास की शुरुआत हुई थी ऋग्वेद से। हमारे भारत में पहली किताब जो कि इतिहास का प्रमाण देती है, पहला साहित्यिक स्रोत जो हिस्ट्री को प्रूव करता है, वो है ऋग्वेद। पहला सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज ऋग्वेद, और वहाँ से इंडिया में वैदिक काल की शुरुआत होती है, जो ऐतिहासिक काल का पहला टॉपिक है। ठीक है, और फिर वहाँ पर आते हैं सारे वैदिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, जो भारत की संस्कृति सभ्यता का अभिन्न अंग है। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो ये कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वो सभ्यता संस्कृति से दे सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको वैदिक काल का मैं टॉपिक बता देती हूँ। मैं आपको यहाँ से ये 2 स्लाइड्स दे दूंगी, और वैदिक काल के जो स्लाइड्स हैं, आप लोगों को कभी पीडीएफ में मल्टीपल पीडीएफ मिला है क्या? एक ही क्लास की में 2-3 पीडीएफ की एक ही पीडीएफ मिलता है? हमेशा एक ही मिलता है। तो सर जो या यहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर है लिखते हैं, बस वही वाला पीडीएफ मिल जाता है। क्योंकि आप लोगों को नोट्स नहीं मिल रहे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये जो कुछ मेरे पास स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स के कुछ एक्सर्प्ट जो आपको ज़रूरी हैं, उसको मैं एक में कंबाइन करके देते जाऊँगी आपको, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है। क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट होता तो लिख करके मैं समझाती, उसको दे देती तो आपके काम आता। बट यहाँ पे अगर मैंने बोल रहा है ये सारी चीज़ें, तो आपको रटना पड़ेगा। सोर्स अरेंज करने में भी समय लगता है, और उसमें भी क्या पढ़ना है क्या नहीं उसको छांटने में समय लगता है। अगर मैं पढ़ा कर चले जाऊँगी तो ना तो आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन करेंगे तो समय ज़ाया होगा। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूँगी। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वैदिक काल, उसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए भाई, वैदिक काल जैसे कि मैंने बोला ऐतिहासिक काल का पहला काल है, जो कि वेदों से संबंधित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो वो ज्ञान जो हमें वेदों से, या वो ज्ञान जो हमें श्रुतियों से मिलता है, यानी कि सुन करके मिलता है, वो वेद कहलाते हैं। ठीक है, ये एक श्रुति ग्रंथ है, याद रखिएगा। सुनी सुनाई बातों को बाद में लिपिबद्ध किया गया है, इसलिए स्मृति की जगह ये एक श्रुति ग्रंथ है। ठीक, वैदिक काल यानी वो काल जिसमें चारों वेद का संकलन हुआ। कौन कौन से 4 वेद थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये काल को हम कहते हैं वैदिक काल। इस समय जो इतिहास में सभ्यता पढ़ी जाती है, जिसके बारे में ये चारों वेद बताते हैं, वो है आर्यों की सभ्यता। आर्यों की सभ्यता कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका पतन अचानक ही किसी कारण से हो गया, और हम जानते ही नहीं कि उसका पतन क्यों हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बहुत भीषण बाढ़ आई होगी, क्योंकि पूरी सभ्यता जो सिंधु घाटी की थी वो नदियों के इर्द गिर्द बसी थी। तो कुछ कहते हैं नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए होंगे, तो कुछ कहते हैं नदियाँ सूख गई होंगी। कोई कहता है कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई होगी, कोई कहता है महामारी आई होगी। ठीक है, ऐसे अलग अलग। कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जिसको इंसान अडेप्ट नहीं कर पाया। कुछ ऐसे कारण रहे। इतिहासकार अभी तक इस बात से अनजान है कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक से विलुप्त कैसे हो गई, कहाँ गए उनके सारे साक्ष्य, रिमेन्स, नहीं पता। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी, वो अचानक किसी कारण से विलुप्त हो जाती है, जिसमें अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। अब जब डिटेल हिस्ट्री पढ़ते तो पढ़ते हैं कि किसने क्या बोला था। फिर उसी क्षेत्र में, वो जो मैंने अभी आपको मैप में बताया, उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसी क्षेत्र में एक नई सभ्यता आ जाती है जो अपने आप को आर्य कहते हैं। इस सभ्यता में आधुनिकता जैसी कोई बात नहीं रहती।
ये लोग भारत के भी नहीं रहते। साफ पता चलता है कि ये लोग भारत में कहीं से आए हैं और इनकी पूरी सभ्यता कबीलाई रहती है, गांव की रहती। पहले कबीले होते, फिर धीरे धीरे से गांव बनते हैं। शहर तो कोसों दूर, शहर तो आते ही नहीं इसमें। तो बड़ी अजीब सी यही बात रहती है कि विकसित सभ्यता की जगह एक पूरी तरह से अल्प विकसित गांवों की सभ्यता आ गई। वो कहाँ गए, ये कैसे आ गए, क्या लोग ने आक्रमण करके उनको मार दिया, वो विकसित है तो इन्होंने कैसे उनको भगाया। मतलब बिल्कुल ही कनेक्शन अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। फिर भी जो हमको पता है उस हिसाब से ये है कि ऋग्वेद से लेकर बाकी की चारों वेद में जिस सभ्यता के बारे में बताया गया है वो है आर्यों की सभ्यता, जो कि एक ग्रामीण कबीलाई सभ्यता थी जो उसी क्षेत्र में रहती थी जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, और उस क्षेत्र को उस टाइम सप्त सिंधव प्रदेश कहा जाता था। सप्त सिंधव, सिंधु की 7 नदियों से घिरा हुआ प्रदेश। आप लोग ने ज्योग्राफी पढ़ लिया है? पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी? कौन पढ़ा रहा है ज्योग्राफी? राघवेंद्र सर। तो ज्योग्राफी में आप लोगों ने सिंधु नदी अपवा तंत्र पढ़ा है? अच्छा, यूं ही पता है कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? बताओ। बिल्कुल सही, ठीक है। सिंधु मेन नदी हो गई, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां हो गई। 5 ये, एक सिंधु, 6 हो गई, स्वयं सिंधु, और एक सरस्वती नाम की नदी थी। कहा जाता है सिंधु की यही 7 नदियां कहलाती हैं जिससे घिरा हुआ प्रदेश सप्त सिंधव कहलाते हैं। हालांकि ये सभी नदियों के ऋग्वेद में नाम अलग अलग है। सिंधु को हिरण्य कहा गया है, व्यास को विपाशा कहा गया है, ठीक है, रावी को पुरुषणी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये मैं आपको स्लाइड में दे दूंगी, ठीक है, कि कौन सी वो 7 नदी हैं जहाँ पर आर्य आकर के बसे हुए थे, और उन्हीं के प्रदेश को कहा जाता है सप्त सिंधव प्रदेश, ठीक है। तो ये आर्यों की सभ्यता के बारे में हमको पढ़ना रहता। तो एक तो उनकी आर्यों की सभ्यता का पोर्शन है भाई, उनकी राजनीति कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये पोर्शन से मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़्यादा लेना देना है। बट यहाँ पे आपको वैदिक साहित्य से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे चारों वेद, उनकी थीम क्या है, किस चीज़ पर लिखे गए हैं, चारों वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या बोला जाता है, उनके उपवेद क्या क्या हैं, उनके ऊपर लिखी और किताबें क्या क्या हैं। वैदिक साहित्य जैसे पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, कितने श्लोक हैं इसमें, कितने चैप्टर्स हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। और ये सब वैदिक काल के इस टॉपिक वैदिक साहित्य में आते हैं। ल्यूसेंट की बुक में वैदिक लिटरेचर नाम का एक सेक्शन होगा वैदिक काल में, आप सिर्फ उसे उठा करके पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर भी PDF दे दूंगी। ध्यान रखिएगा कि ये वाला एक चार्ट मैं आपको दूंगी जिसमें चारों वेदों की बेसिक बातें मैंने लिखी हुई हैं, कि जैसे कि ऋग्वेद है वो किस विषय पर आधारित है, मंत्र और स्तुतियों पर आधारित है, यानी कि चैंट्स, जो भी आप हिंदू धर्म में मंत्र देखते हैं, जैसे गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद के 3रे मंडल पे है, ठीक है। तो मंत्र और स्तुति पर आधारित है। सामवेद संगीत पर आधारित है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में जितने मंत्र लिखे हुए थे उसे लयबद्ध तरीके से गाने के लिए संगीत की बेसिक जानकारी जरूरी थी। अब देखते हैं ना कि पुरोहित जब मंत्र पढ़ते हैं तो एक लय से गा करके पढ़ते हैं, उसके लिए संगीत की जानकारी जरूरी थी, जिसके लिए सामवेद लिखा गया, संगीत की प्रथम बुक। उसके अलावा यजुर्वेद, यज्ञ एवं कर्मकांड। देखिए हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक काल में मौर्यों में कभी भी मंदिर नहीं रहे। भारत में प्रथम बार मंदिर बनते हैं गुप्त काल में। उससे पहले तक जो आराधना या पूजा का सबसे सही तरीका होता था वो था यज्ञ। लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे और उसी के जरिए ईश्वर की पूजा करते थे। मंदिर में मूर्ति स्थापित करके उपासना करना ये तरीका नहीं था। तो अभी अब यज्ञ करना है तो उसके कर्म कांडों का तरीका होना चाहिए, वो सब के ऊपर लिखी गई है यजुर्वेद। और फिर जो चौथी किताब है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना टोटका। हिंदू धर्म या इंडियन कल्चर में आप देखते हैं जब किसी को नज़र लग जाती है तो लाल मिर्ची से उसकी नज़र उतार के आग में फेंक देते हैं, वो बोलते हैं धुआं निकलेगा तो नज़र उतर गई, नहीं निकलेगा तो ऐसा करके कुछ बोलते हैं। माता आती है तो उसके ऊपर फिर वो सब कुछ पूजा पाठ होती है। और वंडरफुली आपने ये देखा होगा, पीलिया होता है लोगों को, जॉइंडिस होता है, तो लोग देसी इलाज ज़्यादा करते हैं, टोटके ज़्यादा करते हैं। तो इसका मतलब ये, और बड़ी अजीब सी बात यह है कि इन सब चीज़ों से फ़ायदा भी होता है। शायद साइकोलॉजी और साइंस
दोनों ही कनेक्टेड हैं इन चीज़ों से। तो इस पर अभी भी थीसिस होना बचा है, पर ये चीज़ों से फ़ायदा होता है, इसको इंसान ने पीढ़ियों दर पीढ़ी देख चुका है, इस वजह से इसका इंसान आज भी प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो वो सारी बातों के बारे में, विच क्राफ्ट, जादू टोने टोटके के बारे में किताब है ये वाली अथर्ववेद। ठीक है, और यहीं से ना, क्योंकि देखो जैसे कि नीम की पत्ती से आप माता होती आती तो झड़ाते हैं, साइंटिफिक रीज़न है कि वो एक हर्बल लीफ है, ठीक है, लेकिन उसको आप माइथोलॉजी दे दो, लेकिन नीम की पत्ती का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से हमने प्रकृति के एलिमेंट से, भले ही अपने बिलीफ को देख करके किया, पर प्रकृति के एलिमेंट से हमने लोगों का इलाज करना शुरू किया इन टोटकों के जरिए। ठीक है, इसी वजह से जो आयुर्वेद की विधा है ना, वो अथर्ववेद से ही निकली हुई है। आयुर्वेद का जो मेडिकल साइंस है वो अथर्ववेद की ही देन है। हालांकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक उपवेद है आयुर्वेद, जो ऋग्वेद से लिया गया है, क्योंकि ऋग्वेद प्रकृति पूजा पर आधारित है, लेकिन किताब आयुर्वेद नाम की जो है वो ऋग्वेद से ली गई है। मेडिकल साइंस में जो आयुर्वेद का विज्ञान है वो अथर्ववेद से लिया गया। घटना चक्र सॉल्व करोगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन सेपरेटली मिलेंगे। आयुर्वेद नाम की उपवेद किस में है? ऋग्वेद की। आयुर्वेद मेडिकल साइंस किससे लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया। ठीक है, तो जैसे चारों वेदों का थीम हो गया, चारों वेदों के पढ़ने वाले जो पुरोहित है, जैसे रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, उसी तरह से ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होता, सामवेद के पाठ करने वाले को उदगाता, यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अथर्वयु और अथर्ववेद के पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा उपवेद, यानी बड़े वेद थे, इनमें के कुछ कुछ पार्ट्स निकाल करके छोटे छोटे एक एक वेद और लिखे गए, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है समझिए। ये जो चारों वेद लिखे, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, ओरिजिनल वेदों का कंपाइलेशन वेद व्यास जी ने किया हुआ है। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, डिवाइन इन क्रिएशन, देवकृत, किसी इंसान ने नहीं लिखा कहा जाता है। उसमें लिखी बातें स्वयं देवताओं ने कही हैं, श्रुति ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन उसे लिपिबद्ध जो किया गया वो वेद व्यास ने किया। तो याद रखना, वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, इंसान ने नहीं, खुद ईश्वर ने लिखे माने जाते हैं, लेकिन उसे लिखना, संकलित करने का जो काम किया वो वेद व्यास जी ने किया। अब जब उन्होंने इनको लिखा तब बहुत प्योर क्लिष्ट संस्कृत बोली जाती थी, तो ये वेद बहुत प्योर संस्कृत में है। आप में से किसी ने पढ़ा है क्या वेद? कोई द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी है आप में से? नहीं है। 2 वेदों के ज्ञाता, 3 वेदों के ज्ञाता, 4 वेदों, एक वेदी भी है कोई? नहीं, कोई नहीं। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पुराने ग्रंथ थे ना, ओरिजिनल वाली वाल्मीकि रामायण, ठीक है, ये सारे वेद, ये लोग बहुत क्लिष्ट संस्कृत, हिंदी अच्छे नहीं पढ़ सकते लोग अभी, वो प्राकृत संस्कृत तो फिर छोड़ ही दो, फिर उसके बाद वो भी पुराने टाइम की संस्कृत, उसको बाद में भी संस्कृत बोली जाती थी इंडिया में, बाद के संस्कृत बोलने वाले इसको नहीं समझ पाते थे, इतनी ज़्यादा प्योर हार्ड संस्कृत थी। तो हुआ क्या, समय बदलता गया, भाषा आसान होती गई, संस्कृत का रूप भी आसान होते गया। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट जैसे बहुत सारी भाषाओं की वैरायटी आने लगी, और आज हम पढ़ने लगे, कुछ भी बोलने लगे, दुनिया की सारी भाषाओं को मिला के बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश, जर्मन सब कुछ मिला करके बोल देते हैं। तो अभी बहुत भ्रष्ट हो गई हमारी भाषा कुल मिलाकर ऐसा। तो हुआ ऐसा कि बदलते दौर के साथ इंसान के लिए पुराने वेद पुराण को समझ पाना मुश्किल होने लगा। इसी चीज़ की वजह से जो ब्राह्मण थे केवल वही संस्कृत पढ़ पाते थे, क्योंकि उनका पूरा काम ही यही था कि धर्म ज्ञान अर्जित करना और लोगों में फैलाना। तो उन लोगों ने क्या किया, बाद के कुछ ब्राह्मणों ने जो चारों वेद हैं उनको सरल संस्कृत में ट्रांसलेट किया, ताकि आगे के लोग आसानी से इसे समझ सकें। और फिर उन्होंने ऋग्वेद के पूरे कंटेंट को अपनी एक किताब में लिख दिया, और जो ब्राह्मण का नाम था उसी नाम से उस किताब का नाम पड़ गया। जैसे कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, तो ऐत्रेय नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने ऋग्वेद का सरल संस्कृत में ट्रांसलेशन कर दिया, तो उस ग्रंथ का नाम पड़ गया ऐत्रेय ब्राह्मण। इसी तरह से बाकी के ग्रंथ भी, और डायरेक्ट पूछता है, इतना आपको थीम वीम नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता है बताओ इनमें से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा सामवेद का है, कौन सा इसका है, कौन सा इसका है। तो आप इनमें सबसे ज़्यादा अगर याद करेंगे तो इसको याद करेंगे। उनकी थीम क्या है वो तो याद करोगे,
उसके बाद इसको जरूर याद करेंगे। ऐत्रेय कौशिक की ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, पंचवेश, षडवेश, जैमिनी और एक छंदोग्य करके भी है, वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय है, कई बार पूछा गया शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है, ठीक है। और गोपद नाम का ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये चार्ट मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और उसके बाद देखिए आर्यों की सभ्यता ना दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, एक था ऋग्वैदिक काल और एक था आपका उत्तर वैदिक काल। जो आप देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताई थी 1750 तक के आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन आधे ऐतिहासिक काल 1500 तक चलता है। 1500 से 1000 उल्टा रिवर्स चल रहा है ना, यानी पुरानी बात है 1500 से 1000, 1000 के बाद नई बात मान के चलो। तो 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल, क्योंकि पहला ग्रंथ जो लिखा गया वो ऋग्वेद, और 1000 से उधर 600 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक काल, जिसमें बाकी के तीनों ग्रंथ लिखे गए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऋग्वैदिक काल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की जानकारी और ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जानकारी से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इस वजह से चारों ऋग्वेदों की जो मैंने आपको जानकारी दी, उसके अलावा ऋग्वेद के बारे में थोड़ी और आपको जानकारी लेनी, जैसे कि ये ऋग्वेद में कुल चैप्टर्स कितने हैं, कितनी सूक्तियां हैं, कितने श्लोक हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें कुल 10 चैप्टर्स हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है। इनमें 1028 सूक्तियाँ हैं। कई व्यापम और पीएससी के एग्जामों में आ चुका है, याद रखना कि ऋग्वेद में सूक्तियाँ कितनी। उसके बाद श्लोकों की संख्या 10,580। ये वाला आंकड़ा कुछ कुछ किताबों में अलग अलग भी है, कहीं पे 10,700 लिया है, कहीं पे 500 लिया है, पर जो चीज़ डिफरेंट नहीं है वो है सूक्तियों की संख्या, ठीक है। उसके अलावा सबसे प्राचीन जो मंडल है यानी चैप्टर है वो है दूसरा मंडल, सेकेंड वाला, और फिर फर्स्ट और 10 सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद में ही तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, ठीक है। ऋग्वेद में ही 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था समझते हैं क्या? क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज हम जिसे जाति व्यवस्था कहते हैं, भारत का पूरा हिंदू समाज आप जानते हैं इन 4 वर्णों में विभाजित था। तो ये विभाजन ऋग्वैदिक काल से ही हो चुका है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस समय जो ये विभाजन था वो कर्म आधारित था, ना कि जन्म आधारित। मतलब जो जैसा ऑक्यूपेशन, जैसे कोई धर्म ज्ञान अर्जित करके फैलाने का काम कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे ब्राह्मण। कोई बहुत बलिष्ठ है और रक्षा का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय। कोई व्यापारी दिमाग वाला है तो उसको हम कह देंगे वैश्य, और जो किसान है, मजदूर है, उसको हम कह देंगे शूद्र। एक घर के अंदर 2-3 अलग अलग वर्ण के लोग भी रहते थे एक ही परिवार में। तो जन्म आधारित व्यवस्था थी नहीं, कर्म आधारित थी, डिवीजन ऑफ लेबर था, ठीक है। लेकिन बाद में फिर वो ब्रह्मा के अलग अलग शरीर के अंगों से इसको जोड़ करके जन्म आधारित व्यवस्था बना दी, और वहाँ आ गया डिस्क्रिमिनेशन कि ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे, जो कि बिल्कुल गलत था। ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन ये जो नाम है चारों वर्णों के वो यहीं से आते हैं। तो पूछता है कौन से वेद में, तो ऋग्वेद, ठीक है। कौन से मंडल में, तो 10वें मंडल। कौन सी सूक्ति में, तो पुरुष सूक्ति, ठीक है। तो ये वाली भी स्लाइड में दे दूंगी मैं, 2 मिनट में आ रही हूँ।
ठीक है भाई, तो ये वाला पार्ट मैं आपको दूंगी। ठीक है, एक तो वो चारों वेदों के बारे में किए, कुछ चीज़ें जो आपको ल्यूसेंट से निकालनी है जिसमें मैं थोड़ा सा आपको विवरण दे देती हूँ, वो ये कि ये तो हो गए ऋग्वेद और चारों वेदों के बारे में बातें। इसके अलावा पुराण और उपनिषद, पुराणों में कितने पुराण होते हैं, कितने उपनिषद होते हैं, सबसे पुराना पुराण कौन है, सबसे पुराना उपनिषद क्या है, किसने दोनों को लिखा है, सबसे प्रसिद्ध वाले पुराण और सबसे प्रसिद्ध वाले उपनिषद। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। यम नचिकेत सिद्धांत या संवाद जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया, तो कठोपनिषद से लिया गया। सबसे आसान तरीका इसका ये भी है
कि आपको मैंने जो घटना चक्र में बोला है, घटना चक्र में आप वैदिक काल के जो वैदिक साहित्य उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं ना वो उसमें कवर हो जाते हैं, उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना कि कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद है। सबसे पुराना जैसे मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना है, ठीक है। तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, इनका मतलब क्या होता है। प्रसिद्ध वाले पुराण जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, इनमें आपका मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिली है हमको, ठीक है। मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत है ये, गुप्त वंश की जानकारी का स्रोत है ये वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है। कठोपनिषद, यम निचिकेत संवाद दिया गया उसमें, मुंडकोपनिषद, मंडूकोपनिषद, ठीक है, बृहद अरण्यक उपनिषद, ऐसे करके मैं ही नहीं बोलती, उपनिषदों की संख्या आप जानते हैं 108 है। 108 ऐसा नहीं, इनके ऊपर 3-4 तरह के क्वेश्चन अक्सर घूमते रहते हैं, उनको आपको देखना है बस, और कुछ नहीं। तो पुराण उपनिषद देख लिया, चारों वेद देख लिए, रामायण महाभारत पता होने चाहिए वैसे तो, लेकिन उसमें आपको यही देखना है कि किसने लिखी दोनों, कितने श्लोक हैं। जैसे आप कहते हैं 1 लाख श्लोक महाभारत में, 24,000 श्लोक रामायण में, कितने उसके चैप्टर्स हैं। रामायण में जैसे 7 कांड हैं और महाभारत में 18 पर्व हैं, तो 18 पर्व महाभारत के 18 चैप्टर्स हैं और 7 कांड रामायण के 7 चैप्टर्स हैं। जैसे मैंने बोला ना 10 मंडल हैं वैसा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद और चारों वेद, ये भारत के वैदिक संस्कृति के हिस्से के तौर पर पूछा जा सकता है। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन इसके ऊपर के एमसीक्यूज बना लेंगे, थोड़ा सा ल्यूसेंट को रेफर कर लेंगे और थोड़ा सा पीडीएफ में भी आपको दे दूंगी, ठीक है। तो एक तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हो गया ये वैदिक काल, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ तीसरे टॉपिक पे, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म में से क्या पूछ सकता है संस्कृति में, ये ध्यान रखिए। ठीक है भाई, आप जानते ही होंगे कि प्राचीन काल में 2 धर्मों का उदय होता है, बौद्ध और जैन। बौद्ध धर्म के प्रतिपादक का नाम है गौतम बुद्ध और जैन धर्म के रिफॉर्मर का नाम है महावीर स्वामी। प्रतिपादक जैन धर्म के ऋषभदेव थे, जिनकी ऐतिहासिकता उतनी ही पुरानी है जितनी संभवतः ऋग्वेद की, क्योंकि ऋग्वेद में ऋषभदेव का नाम उल्लेखित है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऋग्वेद में कौन से जैन तीर्थंकर का नाम उल्लेखित है, तो ऋषभदेव। कहने का मतलब ये कि जैन और बौद्ध ये 2 संप्रदाय प्राचीन काल में आते हैं, जिनका असर उस समय की राजनीति पे, समाज पे, धर्म पे, सब पे पड़ता है और ये धर्म आज तक के चल रहे हैं। तो ये दोनों के ऊपर मतलब कि महावीर स्वामी जो कि उस समय जैन धर्म को पॉपुलराइज किए थे, शुरू तो बहुत पहले से हो चुका था जैन धर्म, जो पॉपुलराइज किए थे उनके ऊपर और गौतम बुद्ध के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो सीख होती है, सीख उनकी डॉक्ट्रिन्स, उनकी टीचिंग्स, वहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। जैसे अहिंसा, सत्य, त्रिरत्न, पंच महाव्रत, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म के सिद्धांत हमारे यहाँ के भारतीय दर्शन का भी हिस्सा है, भारत की संस्कृति का भी हिस्सा है। तो जब ये सभ्यता संस्कृति बोल रहा है तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में जैसे मैं एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, गौतम बुद्ध का जैसे कि ये आपको हर किताब में उनका जीवन परिचय मिल जाएगा, जन्म कहाँ, मृत्यु कहाँ, वाइफ का नाम क्या, बच्चों के नाम क्या, गृह त्याग उन्होंने कब किया, कहाँ उनको निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, वगैरह वगैरह। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे मैंने बताया कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में उनको निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया। इससे आपको बुद्धिज्म से जुड़े कुछ स्थलों के नाम मिल रहे हैं। लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ, सारनाथ जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, बोध गया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सारे भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं। तो गौतम बुद्ध और सेम यही चीज़ महावीर स्वामी के बारे में भी मिलती है इसी ढांचे में। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम, बचपन का नाम, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम, बच्चों का नाम। और कंफ्यूज मत होना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो वाइफ है उनका नाम है यशोधरा, तो महावीर स्वामी की वाइफ का नाम यशोदा, ठीक है।
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है, इन एवरी गुड बुक आपको ये चीज़ ऐसे मिल जाएगी। पहले गौतम बुद्ध के बारे में जीवन परिचय, फिर जैनिज्म में महावीर स्वामी के बारे में जीवन परिचय। महावीर स्वामी मैं बता रही हूँ कि हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को प्रसिद्ध किया। जिस समय गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव डाली उस समय से काफ़ी पहले से जैन धर्म था, पर महावीर की वजह से प्रसिद्ध हुआ। इन लोगों के जैन धर्म के जो गुरु हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है, और ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकर थे इंडिया में। 24वें और अंतिम तीर्थंकर स्वयं महावीर स्वामी। तो आज के जो जैन लोग हैं वो महावीर स्वामी के चलाए रास्ते या दिखाए रास्ते पर ही चलते हैं, ठीक है। इसलिए हमको उनकी लाइफ के बारे में जीवन परिचय को थोड़ा सा देख लेना, और उसके बाद ये वाले मैं लिस्ट एक आपको दे दूंगी। ये जो मैंने बोला बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और जैन धर्म की शिक्षाएं, ठीक है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म, दोनों में कॉमन बात ये कि दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन नहीं रखते थे। आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति है, इसी पर ये लोग बल देते थे। जो भी ज्ञान है वो केवल आपको अपने अंदर से मिल सकता है, इस पर ये लोग बिलीव करते थे। तो अनीश्वरवादी थे दोनों ही, नास्तिक दर्शन बोलते हैं हम इसको। जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को नास्तिक दर्शन में गिना जाता है, ठीक है। तो दोनों अनीश्वरवादी थे, दोनों मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। कोई ईश्वर है ही नहीं तो मूर्ति बनाकर पूजा करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके अलावा बौद्ध धर्म अनात्मवादी था। बुद्धिज्म में ये माना जाता था कि मनुष्य या कोई भी जीव की कोई आत्मा नहीं होती, जबकि जैनिज्म इसका ऑपोजिट है, वो अनेकात्मवादी है। मतलब वो मानता है कि ना केवल मनुष्य बल्कि एक छोटे से वायरस और बैक्टीरिया की भी आत्मा होती है। और इस वजह से वो लोग अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं कि अगर आपने ज़रा से भी हिंसा की तो किसी भी जीव की हत्या सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हर एक जीव के अंदर आत्मा बसती है, तो वो पूरी तरह से पाप माना जाता। अहिंसा सबसे बड़ा पाप है अगर आप जैन धर्म में देखते हैं तो ये जो सीख है दोनों धर्मों की, जैसे पुनर्जन्म पर विश्वास, मध्यम प्रतिपदा, 3 स्तंभ, ठीक है, प्रत्युत समुत्पाद, चत्वारि आर्य सत्वाणी, और एक इसमें आएगा अष्टांगिक मार्ग। इनको आपको देखना है कि इनका क्या क्या मतलब है। बिल्कुल ऐसी ही त्रिरत्न, पंच महाव्रत, सप्तभंगिनी, ऐसे करके आपको सीख मिलेगी जैन धर्म की, जिसको आपको देखना है। आपको सीधा क्वेश्चन क्या पूछता है, डिटेल नहीं पूछता, त्रिरत्न कौन से धर्म का है, अष्टांगिक मार्ग कौन से धर्म का है। तो आपको पहले एकदम अव्वल टाइम नहीं है तो पहले तो सिर्फ रट लो कि ये वाले नाम की शिक्षाएं बौद्ध धर्म में है, ये वाले नाम की शिक्षाएं जैन धर्म में है। फिर उसके बाद आपके पास अगर समय बचता है दूसरे सब्जेक्ट से तो फिर आप पढ़ो त्रिरत्न क्या है, पंच महाव्रत क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है। पीएससी, फिलॉसफी, मेंस, इन सब में हम इसको एक एक को डिटेल में डील करते हैं, इसका क्या मतलब है। लेकिन अभी आपके पास ना समय है ना भी मैं फिर रह रही हूँ बार बार ज़रूरत। तो मैं आपको एक, जैसे कि मैंने बोला सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों की साइड दे दूँगी, 2 स्लाइड्स में आपको ऋग्वेद वाली और वो चार्ट वाली दे दूँगी, ठीक है। 2 स्लाइड में आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ और जैन धर्म की शिक्षाओं के नाम वाली स्लाइड आपको दे दूंगी। तो आपको बौद्ध धर्म ऐसे 2 हिस्सों में पढ़ना रहता है, गौतम बुद्ध की पर्सनल लाइफ और उनकी शिक्षाएं, और महावीर स्वामी की पर्सनल लाइफ और उनकी शिक्षाएं, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति में वेद, बौद्ध और जैन मेरी समझ से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि संस्कृति वाला भी जो सेक्शन होता है आर्ट एंड कल्चर, जैसे आप नितिन सिंघानिया की किताब देखते हैं उनमें भी ये तीनों चैप्टर है हिस्ट्री के अलावा। तो इस वजह से संस्कृति प्राचीन भारत की ये तीनों चीज़ों, ये तीनों टॉपिक से ही बनी है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा चांसेस। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पढ़नी है, वैदिक में क्या पढ़ना है और बौद्ध और जैन में क्या पढ़ना है। इनमें से कुछ के जितने संभव हो सकते हैं वो नोट्स मैं आपको दे दूंगी। अभी मेरे को आपकी शक्लों से दिख रहा है कि पहली क्लास की हिस्ट्री में जब मैं चारों टॉपिक्स के बारे में बात करी तो पूरे 12 बजे हुए हैं, ठीक है। बजे अभी एक्चुअली में 11 है पर चेहरे में पूरे 11 बजे हुए हैं कि मैम क्या बोल रही है। अभी तो हमने एकदम खेल कूद में सीखना शुरू किया था कि हिस्ट्री है, मैम अचानक बौद्ध धर्म जैन धर्म की शिक्षाओं तक पहुँच गई। क्या करें, टाइम क्रंच है ना। मुझे आपको ये 3, 4, 5 क्लासेज में
कम से कम गाइड कर देना है कि भाई आप स्वयं से पढ़ें तो किन किन चीज़ों को पढ़ें। कुछ चीज़ें मैं बता दे रही हूँ बैकग्राउंड आधार, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको नोट्स में दे दूँगी, लेकिन बाकी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। फिर तो आपके पास समय ही समय क्लास ख़त्म हो जाने के बाद, और आप अगर मिल भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्लासेस ख़त्म भी हो जाती है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब जब मान के चलो प्रत्युत समुत्पाद आपने खुद से पढ़ा, मैंने बोला है पढ़ने के लिए, और नहीं समझ में आया आपको, तो फिर आप आके पूछे कि मैम क्या है। ये काउंटर वाली चीज़ें तो क्लास के बाद में भी चल सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम इनको लिमिटेड क्लास मिलती है तो मैं आपको वन वे वाली चीज़ बता रही हूँ, वरना हिस्ट्री में मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता ही नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के 15 स्थल बताई, तो पूरा मैपिंग करके बताऊँगी और आपको बोलूँगी यही याद करो, मेरे को सुनाओ। वो जितने चार्ट्स अभी आपको दिखाई हो मैंने, वो तो रटने वाली चीज़ है। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ क्लास में, हर कोई क्लास में यही याद करता है और मुझे सुनाता है। तो एक्चुअली हिस्ट्री में फैक्ट्स 2 वे चलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। 1 वे में क्या है, वो तो वैसे ही हो गया जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलती है कि इतनी बड़ी किताबों में आपको क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है, कितनी चीज़ें पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे मेन चीज़, आप कोचिंग इसलिए आते हो कि क्या नहीं पढ़ना है ये जानना है। इतनी सारी चीज़ों में आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ों को फोकस करना है आपको। स्ट्रैटेजी के लिए आप आते हैं, हर स्टूडेंट अपनी काबिलियत से एग्ज़ाम निकालता है। अगर पढ़ाने वाले के हिसाब से निकालता होता तो हर एक स्टूडेंट, जिसको एक अच्छे फैकल्टी ने पढ़ाया, हर स्टूडेंट निकाल लेता। पर उन्हीं 100 की भीड़ में से एक जन निकालता है, क्योंकि वो अपने तरफ से उतना 50% देता है जितना 50% टीचर ने उसको दिया है। जैसे कि यहाँ पे तो खैर टाइम क्रंच की वजह से मैं बहुत कुछ आपको खुद से करने बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या आउटलाइन बता रही हूँ। हम उसको अच्छे से पढ़ा भी देंगे तब भी मैं आपको बताती हूँ कि यार यहाँ तक की तो मैंने बता दिया, पर हिस्ट्री में कोई सीमा नहीं है तथ्यों की, तो ये वाली चीज़ और देख लेना। तो जो स्टूडेंट्स निकालते हैं ना एग्ज़ाम्स, वो उन चीज़ों को भी देखते हैं, प्रॉपर MCQ सॉल्व करते हैं, तब जाकर ये चीज़ें होती हैं। तो आपकी मेहनत इसमें ज़्यादा मायने रखती है। टीचर का गाइडेंस आपको सिर्फ एक दिशा निर्धारण दे सकता है, बाकी मेहनत तो आपको करनी है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें समझ पर ज़्यादा आधारित है बातें। बाकी हिस्ट्री में मेमोरी पे बहुत आधारित है। जितना भी क्लासिफाई करके आपको टीचर बता दे, अल्टीमेटली मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बता भी दी, जब तक कि खुद से बैठ के रटोगे नहीं, वो आपके दिमाग में बसेंगे नहीं। पर पॉलिटी में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन में समझा दी, तो बिना रिवाइज किए भी आपके दिमाग में वो रहेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्लियर बात? ठीक है। तो प्राचीन भारत में मेरे हिसाब से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, ये 3-4 को आप पढ़ लीजिएगा, जितने जितने सेक्शंस को मैंने बताया है। मंडे अब मेरी क्लास होगी, और मंडे की क्लास में मैं आपको थोड़ा बहुत भक्ति सूफी की थीम पढ़ा दूंगी, क्योंकि मुझे मध्यकाल में भक्ति सूफी से ही ज़्यादा आने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत मैं मिडिवल का एक आउटलाइन दूंगी कि कहाँ से कहाँ तक है और क्या चीज़ पर फोकस करना है। हालांकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि संस्कृति सभ्यता में वो मिडिवल से देगा, क्योंकि हमारे पास प्राचीन भारत की संस्कृति सभ्यता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से देने के ज़्यादा चांस हैं। और अगर हमारे पास समय नहीं रहता ज़्यादा, तो हम सीधा मॉडर्न के टॉपिक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न में 1857 की क्रांति, और उसके बाद वो जो तीनों कालों के जो सबसे प्रमुख टॉपिक्स हैं, उनको हम एक एक नज़र सरसरी तौर पर देखते जाएंगे। तब तक आप लोग ल्यूसेंट की बुक से जो मैंने बोला है मॉडर्न हिस्ट्री का 1920 से 1947, वो स्वयं से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़कर आएंगे तो जब मैं जितने जिसे बोलते जा रही हूँ वो आप कनेक्ट कर पाओगे। एक बार अगर स्वयं से मैंने एक ओरिएंटेशन क्लास ही रहती और मैं बोलती कि कल आपको ना ये सारी चीज़ें देख के आना, और फिर मैं जितने भी जल्दी आपको बताती, आप एटलीस्ट कनेक्ट कर पाते कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, अब मैडम ने उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया है। तो इसलिए अभी आप लोग को ओवरलोड लग रहा है कि अभी तो मैडम बोली थी हिस्ट्री क्या है, और अचानक हम इतने सारे डेप्थ में चले गए, तो अभी आपको जो चल रहा है ऐसा लग रहा है बस मैडम बोलते जा रही है, वी आर सैचुरेटेड फ्रॉम हियर। मैं तो वही सोच रहा हूँ, आप लोग 7 बजे से बैठ रहे थे ना, सैचुरेट नहीं हो जाते हो जाते हैं। लास्ट वाली क्लास कौन सी रहती है आपकी? साइंस। उसमें तो पूरा दिमाग में चला जाता होगा। बेचारे सर बोलते रहते होंगे, आप लोग ऐसे बैठे रहते होंगे कि हो गया सर पहली वाली क्लास में दिमाग लग गया, आजा बचा कुचा सेकंड वाली में लग गया। ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन टाइम रश है हमारा, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा लग रहा था कि बहुत पास है करके लंबी क्लास रखी गई आप लोगों की। ठीक है भाई, तो कुछ समझ में आया हिस्ट्री किस दिशा में पढ़ना है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या अप्रोच रहेगी।
ठीक है, मैंने आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है मैंने बताया है, मैक्सिमम इस टाइम के हिसाब से, और कुछ चीज़ें मैं दे भी दूंगी, आपको PDF मिलता है जैसे आप बता रहे हैं। ठीक है, ल्यूसेंट की किताब ज़रूर ले लीजिएगा। बेसिक लेवल पर अगर एग्ज़ाम बिल्कुल अगले महीने या उसके अगले महीने होता है तो उसके अलावा आप कुछ अभी पढ़ भी नहीं सकते, उतना पढ़ भी लें तो भी बहुत होगा। घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली टाइम कम देना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन के लिए अपन को बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जितना समय में आप कर सकते हो उतना करिए। सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से सेक्शन का है आपका? सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ही का है। कंप्यूटर पढ़ लियो क्या? सेल्फ स्टडी बची है, क्लास। और कंप्यूटर भी एक ऐसी चीज़ है ना, बड़ी उसमें बाउंसर्स आते हैं। मतलब ये है कि इजी लगता है क्योंकि हम बचपन से कंप्यूटर देखते पढ़ते आए हैं, बट वो इतनी बड़ी वो फील्ड है कंप्यूटर की कि वो कहीं से भी कुछ भी उठा करके देता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि बन जाएगा, देखने सब इजी लगता है, बट जब एक्चुअली बनाने बैठो तो आंसर कई सारे गलत हो जाते हैं। तो कंप्यूटर में भी ना, और कोई भी फैकल्टी, कोई भी कोचिंग और कोई भी किताब कंप्यूटर सब्जेक्ट को आपको एक किताब में बांध कर नहीं दे सकती, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं, कोई और छोर नहीं, कहीं से वो आपके जितने MS ऑफिस के एरियाज़ हैं कोई भी टूल उठा करके पूछ देगा आपको। कितना आप उसमें देखोगे, वो तो पूरे प्रैक्टिकल चीज़ है ना, जिसको आपने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसको किताबों में नहीं लिखा जा सकता। कंप्यूटर का बड़ा रखना, जो लोग कंप्यूटर में काम किए हुए हैं जैसे कि MCA वाले, BCA वाले, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले, PGDCA वाले, टेली वाले, जो कंप्यूटर के कोर्सेज कर चुके हैं, जिनको MS ऑफिस बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ते हैं या बेसिक्स पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज रखते हैं, प्रिंटर स्कैनर के सारे टाइप्स जानते हैं, उन लोग के लिए तो ये प्रैक्टिकल है, वो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी उन लोगों की बन जाता है। पर जिन लोगों का कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, उस फील्ड से नहीं है, वो लोग रट के अपना बोलते हैं ना माथा पीट लेंगे, फिर उसमें ऐसा रहता है कि यार, तो वो बहुत डिसिसिव रोल प्ले करेगा। एकदम आप बोल नहीं सकते, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है। कंप्यूटर का एग्जाम में ज़्यादा होना कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वालों के लिए एक एडेड एडवांटेज है, मान के चलो। आप कितना भी पढ़ लो, कंप्यूटर पूरा नहीं पढ़ सकते, और प्रैक्टिकली आपको उसमें जो देखने को मिलता है आप थियोरेटिकली पढ़ ही नहीं सकते। तो जो कंप्यूटर वाले हैं उनको ये एडवांटेज मिलेगा। हालांकि कितने मार्क्स का कंप्यूटर है? 50 मार्क्स बॉस। उसके बाद जो बचेगा वो आगे। और सेकंड हाईएस्ट ऐसे 15-20। CG का वही है, मतलब मैथ्स 20 मार्क्स का। ठीक है, मतलब बूंद बूंद से सागर भरना है आपको, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा ये थोड़ा वो करके निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक कंप्यूटर के अलावा कोई ऐसा बड़ा सेक्शन है नहीं। अब उसमें भी 15 मार्क्स का अगर ये आया है, उसमें पॉलिटी हिस्ट्री, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए। कंप्यूटर की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, इसमें जितना बनता है, जो नोट्स मिल गए, जो किताबों में सरसरी तौर पर 2-4 चैप्टर्स देख लिए, मैंने जो बताए हैं, ऐसे गिन के 8 चैप्टर दिमाग में रख लो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, बस उन्हीं की एक नज़र में ल्यूसेंट में देख लेना, घटना चक्र में क्वेश्चन देख लेना, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। 4 क्वेश्चन के लिए इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मंडे को हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। आप लोग तब तक बुक्स अरेंज करो, ल्यूसेंट और घटना चक्र ले लो। मैं सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं बोल रही हूँ, 4 क्वेश्चन की बात नहीं है, आगे सभी एग्जाम में हिस्ट्री का वेटेज अच्छा होता है इसलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कल आप लोगों